इतनी रुतलेस है क्योंकि मार्केट में ना तो इमोशंस की जगह, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मार्केट में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आपके ऊपर क्या फाइनेंशियल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वो कॉम्पिटेंट रिसोर्स किस तरह से मिलेगा, जब उसके टूल्स, एप्लीकेशंस और जब कंपनी के रिक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। मेरा नाम मौज़म है और मैं थोड़े बहुत वैसे तो मैं गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब से एंगेज हूँ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें मैं बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। बट उसके साथ साथ थोड़ा यूथ के लिए भी मैं काम करता हूँ। दैट्स इन माय फिलैंथ्रोपी प्रोफाइल। सर्टिफाइड कोच हूँ, करियर कोच हूँ। और वो बच्चे जो हाई प्रोफाइल करियर काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो बच्चे जिन तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं जाती, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ कि उन्होंने मार्केट में कैसे एंटर करना है। सो आई हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ वीडियोस देख के आपके सामने खड़ा हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 18 years इन द मार्केट एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद लीडिंग नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये सारा नॉलेज मैं अपने पास रखता, उसका कोई फ़ायदा नहीं था शायद। सो आई थॉट कि मैं इसको क्यों ना बच्चों के साथ शेयर करूँ। क्यों लम्स का बच्चा, क्यों LSE का बच्चा, या वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो कि बाहर की अमेरिका, कनाडा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के पाकिस्तान में आके अच्छी जॉब कर लेता है, और जो हमारा अपना पाकिस्तानी बच्चा है, हमारा अपना लोकल बच्चा है, वो क्यों डिप्राइव्ड रहता है। सो मैंने ये सोचा कि मैं यूजुअली सॉफ्ट टॉपिक्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। सॉफ्ट टॉपिक्स वही होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लें, सब जानते हैं की टू सक्सेस है, या उसके अलावा एंगर मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। मतलब ये टॉपिक्स हैं, ये तो वक्त के साथ साथ बंदा सीखता रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपके हार्ड स्किल्स होते हैं उनके ऊपर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने हार्ड स्किल्स के ऊपर, या जो आपके वो टूल्स हैं जिसके ऊपर आपने मार्केट में एंटर करना है, अगर आपके वो बेसिक्स, आपके किबले दुरुस्त नहीं है, तो देयर विल बी अ टाइम कि आपका कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि आप compete ही नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए मेरी इस वक्त जो आप सब लोगों के सामने सैटरडे वाले दिन टाइम निकाल के आने का जो बेसिक पर्पज़ है कि यहाँ पे अगर बैठा हुआ एक भी बच्चा, 2 बच्चे, ये सब बच्चे अगर ये सीखने के बाद वो अचीव कर सकते हैं जिसको वो प्लान कर रहे हैं, जिसको वो ड्रीम कर रहे हैं, सो मेरा काफ़ी हद तक मकसद पूरा हो जाता है। मेरी यही लालच है। इसके अलावा बिलीव मी, ना आप लोगों को इम्प्रेस करने का कोई इरादा है, ना आप लोगों पे ये साबित करने का इरादा है कि मैं आप लोगों से सुपीरियर हूँ, या ये साबित करने का इरादा है कि मैं कोई बहुत तोप चीज़ हूँ। आई एम जस्ट एज ह्यूमन बीइंग, एज सिंपल एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एज यू गाइज आर। सो मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने आया हूँ कि मार्केट बहुत रुतलेस है। इतनी रुतलेस है क्योंकि मार्केट में ना तो इमोशंस की जगह, मार्केट में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मार्केट में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आप के ऊपर क्या फाइनेंशियल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मार्केट को एक कॉम्पिटेंट रिसोर्स चाहिए, और वो कॉम्पिटेंट रिसोर्स किस तरह से मिलेगा, जब उसके टूल्स, जब उसके बेसिक क्वालिफ़िकेशंस और जब कंपनी के रिक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। अदरवाइज़ ऑर्गेनाइजेशन कहेगी हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत हैं। सो जो इस इंटरेक्टिव सेशन की जो स्पिरिट है वो यही है कि मैं जो मुझे पता है, जो मेरा नॉलेज है, जो मुझे आता है, आई विल ट्राई टू गिव इट ऑल। मैं अपने तक कुछ नहीं रखूँगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूँगा कि ये एक इंटरेक्टिव डिस्कशन रहे जिसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछें, और जब कोई क्वेश्चन पूछे तो दूसरा उसको इनकरेज करे, रादर देन लोग मजाक उड़ाते हैं। हम जब छोटे होते थे, सो क्लास में बच्चे जो है जब क्वेश्चन पूछते थे तो मजाक उड़ाते थे, तो वो चीज़ हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत शैटर करती थी। सो आई बिलीव कि जो ये ग्रुप आज इस वक्त बैठा हुआ है यहाँ पे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि आप लिफ्ट करें, ताकि ये लोग, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को हेल्प करते, तो बड़ी पॉजिटिव कम्युनिटी बनती है। अदरवाइज़ हर बंदा अपनी दौड़ में तो लगा हुआ है, वो तो लगा रहेगा, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेके जाएँ, ठीक है। सो एवरी वन ऑफ यू, आई कैन सी अ टॉप lawyer, professional, businessman. So माशाल्लाह this hall is full of talent. So आप लोग किस फील्ड से हैं, आपके कौन सा प्रोग्राम है आप लोगों का, मतलब आपका क्या प्रोग्राम है? मैथमेटिक्स और ड्रामिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस,
सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉरी स्पेस साइंसेस, एक्सलेंट। और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इंस्टीट्यूशन कौन से आप लोगों का मोस्टली? जीसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी और यूवास, फाइन। अच्छा, लेट मी टेल यू स्टोरी कि जब मैं मार्केट में निकला 2007 में, सो आई वाज अ पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था, कॉमर्स में किया था। और जब मैंने ये मास्टर्स किया तो मेरे ख्याल में ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँगा तो एक रेड कारपेट होगा। वो रेड कारपेट मुझे एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएगा, आगे जाके कंपनी का सीईओ मुझे रिसीव करेगा और मैं क्या मतलब एक शहाना और ख्वाबों वाली ज़िंदगी में जाके अपने वर्क स्टेशन पे बैठूंगा और काम करना शुरू करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने मूवीज़ में या कॉरपोरेट शोज़ में देखा है। लेकिन जब 2007 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो पता चला कि मैं पोजीशंस पे अप्लाई करता जा रहा हूँ बट कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही। सो पहला जो ड्रीम शैटर होता है वो ये होता है कि जी सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो रेज्यूमे या आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो आपको इंटरव्यू की सीट पे पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला जो बैरियर आप लोगों को ब्रेक करना होगा, वो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू गाइस, ठीक है। बट अभी के लिए चूँकि सब पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने अपनी को फील्ड डिसाइड की होगी, सब लोगों ने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा कि आइदर दे विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। सो पहला स्टेप तो ये था कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिल रही थी। अच्छा, सिफारिश से मैं बहुत ओपनली कहता हूँ कि मैंने पहली अपनी नौकरी रेफरेंस बेस पे ली थी। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे इंटरव्यू की सीट तक पहुँचा दे, क्योंकि तब तक भी मैं अपने आप को बड़ी एक तोप चीज़ समझता था कि जी मैं जब इंटरव्यू की सीट पे जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे इंप्रेस करूँगा, वैसे इंप्रेस करूँगा, ये मेरा एक्सेंट है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, मास्टर्स पे मैंने पैसे लगाए हुए हैं। बट जब मैं इंटरव्यू की सीट पे पहुँचा और जब मुझसे बिहेवियरल क्वेश्चंस किए गए, जब मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए, जब मुझसे नेगोशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस किए गए, जब मुझसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस किए गए, जब मुझसे कोर सब्जेक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन किए गए, तो उस वक़्त मुझे ये पता चला कि मेरा तो यहाँ पे भी बेड़ा गर्क हुआ है। सो इट वाज नॉट द डिग्री, इट वाज नॉट द एकेडमिक्स that a very little part of the academics that was being asked in that particular interview, but जो मेरा academics था वो एक तरफ साइड पे था। उस वक्त जो skills या जो उस वक्त मेरी capabilities जांची जा रही थी वो behavior based थी, वो personality based थी, वो leadership based थी कि मेरी personality कैसी है। खैर मैं वहाँ पे भी बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि मैंने एक तरफ से सिफारिश तो करवा ली, रेफरेंस तो करवा लिया, बट आई कुडंट मेक इट टू द इंटरव्यू। फाइनली जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू किया, मुझे पहले ये पता चल गया कि मेरी ये दो चीज़ें जो है ना दे नीड्स इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट मेरा रेज्यूमे, मेरा कवर लेटर और मेरे इंटरव्यूइंग स्किल्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मुझे ये भी फील हुआ कि जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ ड्रेसिंग अटायर। आपको जिस तरह कपड़े पहनने होते हैं, जिस तरह के प्रोफेशनल और एग्जेक्टिव ड्रेसिंग होती है, आपको उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। उसके बाद आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना चाहिए। जैसे बॉडी लैंग्वेज की मैंने कहा पहले मैं सोचता था बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बट बॉडी लैंग्वेज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आंखों को देखा जाता है कि उनकी आई बॉल मूवमेंट क्या है। तो एक रिसर्च थी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिचुएशन को कैनवस कर रहे हैं तो आप राइट साइड पे ऊपर देखना शुरू कर देते हैं इनवॉलंटरली। तो इसका जो साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो इसका एनालिसिस निकाला कि हमारे ब्रेन की राइट साइड जो है वो क्रिएटिव साइड होती है। तो जब हमने झूठ कहना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी आपका लेट क्यों आए थे, तो आप मुझे कोई बहाना जब सोच के बताएंगे, वो सोचना और जो क्रिएट करके लेकर आना है वो आप अपने आंखों को राइट साइड पे देख के ऊपर देखना शुरू कर देंगे। और झूठ बोलते वक्त यूजुअली आपकी मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं जब आपने इंटरव्यू की सीट पे बैठे होते हैं। तो जब कभी आप झूठ बोलते हैं तो आप यू हैव क्लेंच्ड फिस्ट्स। तो ये भी इंडिकेटर्स लिए जाते हैं और ये इंटरव्यूज़ में अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इनका भी ख्याल रखा जाता है, इनको भी इंडिकेटर्स के तौर पे लिया जाता है कि कैंडिडेट कैसे। सो देयर वाज अ लॉट टू लर्न। अब जब वो मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हाउ अनप्रिपेयर्ड आई वॉज
और वहाँ से आइडिया हुआ कि हाउ अनप्रिपेयर्ड अ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी या वेयर एवर, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें करियर एडवाइजिंग पे बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं लेते या ख़ुद से रिसर्च नहीं करते, वो कितने बड़े वल्नरेबल पॉइंट पे हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन अचानक डाउन ऑफ द लाइन चला जाएगा कि अगर आप लोगों की डिग्री सितंबर में ख़त्म होती है, अगस्त में ख़त्म होती है और आप लोगों को अल्लाह ना करे 6 महीने नौकरी नहीं मिलती, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपके साथ वाले दोस्तों को नौकरियां मिल रही होती हैं, आपके दोस्त आपके सोशल सर्कल के लोग हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो अपलोड कर रहे होते हैं, उनको देख के जेलसी होनी शुरू हो जाती है, उनको देख के अपसेट होना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर क्या कमी कोताही है। सो आई बिलीव मेरे ज़माने में इस तरह के कोई सेशंस नहीं होते थे। उस वक्त हम लोगों को, हमारे पास 2 सोर्सेज होते थे। एक, हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे अपने टीचर्स के साथ जो कि नहीं करते होते थे। दूसरा सोर्स हमारे पास क्या होता था, इंटरनेट होता था। इंटरनेट पे ये पता नहीं चलता था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, कौन सी बेनिफिशियल है, क्या सर्च करें क्या सर्च ना करें। समंदर है ना, अब ये वही वाला हिसाब है कि समंदर में आप चम्मच लेके चले जाएंगे, उसमें से हमने नॉलेज लेना है। सो व्हेन यू नो दैट व्हाट यू हैव टू सर्च। अब आप लोग फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या अभी आप लोगों की डिग्रीज रहती हैं? सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं तो यही सिखाऊंगा कि आप लोग जितना प्रिपेयर्ड होगे उतना आप स्ट्रांगली मार्केट में जा सकोगे और compete कर सकोगे। इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, इसमें सिर्फ एल्गोरिदम की गेम है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है कि जो लोग ये समझते हैं कि आप लोग जब जॉब्स पे अप्लाई करेंगे और कोई HR का प्रोफेशनल या HR टीम मेंबर जो है वो आपके CV का प्रिंट निकालेगा, इतना बड़ा एक पलंदा तैयार करेगा, फिर अपने मैनेजर के पास लेके जाएगा, एक मीटिंग सेट होगी, उस मीटिंग में वो CV सब डिस्कस होंगी और उसके बाद उसमें से जो अच्छे CV बने होंगे, अच्छे रेज्यूमे बने होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा? अगर ये नहीं होगा, सो हाउ दिस सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी एग्जीक्यूटेड? बताएं, कोई बच्चा बता दे। ऑटोमेशन होती है, कोई सॉफ्टवेयर होते हैं। एक्सेलेंट, यस, ठीक है, यू हैव एन आइडिया। सो कोई और गैस, वाइल्ड गैस? अच्छा, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें, बोल, हाँ बताओ। डिफरेंट तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सबसे पहले HR शॉर्टलिस्ट करता है और जो HR से शॉर्टलिस्ट होता है वो टेक्निकल ऑफिसर के पास जाते हैं या फिर मैनेजर्स के पास, ठीक है, उनके पास जाते हैं और फिर वो मजीद शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर आपकी एक्सेलेंट, नेक्स्ट लेवल पॉसिबल। सो टेक्निकली जो आपका जो रेज्यूमे है वो एक सिस्टम में जाके लैंड करता है। जब भी आप लोग, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती हैं? वो जिसमें 10 to 15 या 20 एम्प्लॉयज़ होते हैं या 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं फॉर एग्जांपल एट मैक्स। तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली ये इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि ये ATS सिस्टम ख़रीद सकें, ठीक है। सो ATS सिस्टम होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सो जब हम ये सेशन ख़त्म कर लेंगे, सो आई विल मेक श्योर कि जो यहाँ पे बैठा हर बच्चा है वो अपनी ATS फ्रेंडली और कंप्लाइंट CV रेज्यूमे खुद तैयार कर सके, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड यूजिंग ChatGPT, ठीक है। ChatGPT को इस्तेमाल करना बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो कोशिश ये करें कि हम जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन ChatGPT से रिट्रीव करेंगे उसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज भी करेंगे, थोड़ी सी ह्यूमन एफर्ट भी उसमें डालेंगे, ठीक है। सो और जॉब सीकिंग स्ट्रेटजी, हम पहले ये भी, मतलब जो आप कहते हैं ना CV को कस्टमाइज़ करके भेजें। आप लोगों ने सुना होगा ना, जो आपने जितने भी कोई लेक्चर्स होते हैं या जितने भी YouTube के ऊपर वीडियोस होती हैं, शॉर्ट टिप्स होती हैं, उसमें ये कहते हैं कि जी एक रेज्यूमे डजंट फिट फॉर ऑल, सो यू हैव टू अप्लाई यूजिंग अ कस्टमाइज रेज्यूमे। ये भी आपने सुना होगा, सब ने सुना है कि कस्टमाइज़ करना है। अब लोग ये नहीं बताते कस्टमाइज़ करना कैसे है, ये तो बता देते कस्टमाइज़ करना है। अब लोग क्या करते हैं कस्टमाइज़ में, अगर वहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप की पोजीशन है तो अब आपने लॉ पढ़ा हुआ है, अब आप अपने आप को कस्टमर रिलेशनशिप के हिसाब से फिट करने की कोशिश करते हैं। दैट डजंट वर्क। इस तरह से नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट और जो पोस्टिंग जो कि न्यूज़पेपर में या वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती है, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि मैपिंग कैसे करनी है, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ द हार्ड नॉलेज, दैट इज़ नॉट सॉफ्ट स्किल्स। कोई ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि जी आपने ये करना है, फलां वक्त में अपने अंदर आपने कामयाबी ढूंढनी है, ऐसे करना है वैसे करना है। अब बेसिक्स को दुरुस्त करते हैं पहले, ठीक है, फाइन। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। माइंडसेट पे काम किस तरह से करना पड़ेगा कि एक
छोटा सा वाक़या है कि एक दफ़ा एक उकाब ईगल, छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी ड्यूरिंग लर्निंग हाउ टू फ्लाई वो गिर जाता है मुर्गियों के डरबे में, जो मुर्गियों का एक फार्म सा होता है वहाँ पे वो गिर जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो ख़ुद भी एक चिकन है। बट डू यू थिंक कि जो उकाब की कैपेबिलिटीज़ हैं और जो चिकन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो किसी हद या किसी सूरत मैच करती हैं? नो। वाई? बिकॉज एन ईगल इज़ फार मोर पावरफुल, फार मोर स्ट्रॉन्गर। फ्लाइट का अगर देखें तो वो बहुत ऊंचा उड़ता है, चिकन उड़ता नहीं है। और वो जब तक वो बच्चा वहाँ उन मुर्गियों के साथ, चूज़ों के साथ रहा, वो बच्चा यही समझता रहा कि मेरी कैपेबिलिटीज़ में उड़ना भी शामिल नहीं है, शिकार करना भी शामिल नहीं है, और मेरा माइंडसेट बिल्कुल एक ज़ीरो टाइप माइंडसेट है। सो इस वक्त एट दिस मोमेंट आप जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आप लोग अपने आप को ये एज्यूम करते हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है या आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, सो इस सोच को बदलना होगा हमें, इस सोच को, इस एटीट्यूड को। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जी ठीक है, एक फ़लाँ वक़्त आएगा, नौकरी ढूंढेंगे, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है नो प्रॉब्लम वगैरह, उस माइंडसेट को आपने चेंज करना। यू आर फार मोर पावरफुल देन यू थिंक। तो अपने पोटेंशियल को निकालना, पोटेंशियल को पॉलिश करना आज से शुरू कर दें। मुझे ये सब चीज़ें सीखने में अपने करियर के 5 साल लगे थे। 4-5 साल के बाद ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुई कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरा सत्यानाश हुआ है। एकेडमिकली भी काम ख़राब था, क्योंकि एकेडमिक चीज़ें वो उतनी वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती। यूजुअली हम जो पढ़ते हैं वो फील्ड में सेलेक्ट बाज़-औक़ात या उस फील्ड में काम नहीं कर पाते, या देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि हमारा जो एकेडमिक जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो वहीं पे रह जाता है। आगे क्या चलता है? आपका एटीट्यूड चलता है, आपका माइंडसेट चलता है, और वो चीज़ें जो कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फिर जो आप अगर आज की डेट में अगर किसी बच्चे ने अपना करियर प्लान किया हुआ है, सो करियर प्लानिंग इस तरह से नहीं होता कि मैं आने वाले टाइम में एक अच्छी नौकरी करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। यूजुअली जो गोरा है, जो फॉरेनर्स या जो बाहर के अमेरिकन ब्रिटिश नेशनल्स होते हैं या जो बाहर के लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने रिटायर कब होना है। पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने 60 साल तो नौकरी करनी है जहाँ पे करनी है, उसके बाद कोई छोटी मोटी कंसल्टेंसी पकड़ लूँगा, उसके बाद कुछ करता करता मैं कोई 70 साल तक बेचारे बुजुर्ग काम करते रहते हैं। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। हाउ? बिकॉज द करियर इज़ नॉट प्लान्ड। गोरा सोचता है कि मैंने 40 साल तक काम करना है, 45 साल तक काम करना है, अपनी वेल्थ इस तरह से मैनेज करनी है, कमानी और मैनेज इस तरह से करनी है कि मैं 40-45 साल में रिटायरमेंट ले लूँ, उसके बाद गवर्नमेंट या तो मेरा खर्चा उठाए या ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करूँ जो कि मुझे रिटर्न दे और मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकूँ, रिलैक्स कर सकूँ, ठीक है। बट अगर आप लोग अपना करियर इस तरह से नहीं प्लान करते कि आपके जो करियर के पहले 5 साल, उसके बाद नेक्स्ट आपके 5 इयर्स, उसके नेक्स्ट 5 इयर्स, फिर आप अपनी 50s को, अपनी 60s को आपने किस तरह से प्लान करना है। सो फिर वक्त प्लान करता है। यू डोंट प्लान फॉर इट, द टाइम प्लान्स फॉर इट। सो कोशिश आप ये कीजिए कि जब आप अपने करियर में आगे जा रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अभी इस वक्त आप 22-23 इयर्स के एज ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। सो जब आप लोग 25 से 28 इयर्स में होते हैं तो उस वक्त गर्ल्स की शादियां ज़रा पहले हो जाती हैं, बॉयज़ 27-28 में दे गेट मैरिड। 28 में जब वो शादी करते तो इस काबिल होंगे तो शादी होगी ना जब उनकी फाइनेंशियल्स इम्प्रूव्ड होंगे। अब जिनकी शादी नहीं हो रही होती इस वजह से कि उनके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव नहीं है, वो और फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, बिकॉज द करियर इज़ नॉट प्लान्ड, ठीक है। देन आप जब आगे जाते हैं, जब आपके जो जिन लोगों को राइट टाइम पे नौकरियां मिल जाती हैं या वो अपने करियर में एक्सेल कर रहे होते हैं, वो फिर अपनी व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं, लर्निंग करते हैं, डिग्रीज़ करते हैं। जब वो चीज़ें आप मैच नहीं कर पाते तो देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड। सो वाई आई एम सेइंग दिस, या मैं आपकी इस तरफ जो डायरेक्शन या तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उसका मकसद ये है कि दुनिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत रुथलेस है। वो कभी आपको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं देगी कि आप जीत सकें। वो आपने अपने लिए खुद एनवायरनमेंट बिल्ड करना है, वो एनवायरनमेंट कोई आपके लिए बना के नहीं देगा। और ये करियर प्लानिंग ये आपने खुद करनी है, कामयाबी आपको मिलनी है। ये हो नहीं सकता कि आपके लिए मैं एफर्ट करूँ, बेनिफिट आपको मिल जाए। फॉर दैट रीज़न यू हैव टू मेक एफर्ट, ठीक है। और 2 चीज़ें हैं सिर्फ, इसके बाद एक्चुअल हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे।
एक माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है कि मुझे रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलेगी, या मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे 40,000 की स्टार्टिंग या 35,000 रुपये की स्टार्टिंग जॉब मिल सकती है, मुझे मल्टीनेशनल में नौकरी मिल ही नहीं सकती, तो मैं वही एफर्ट्स करूँगा या करूँगी जो रूटीन की एफर्ट्स है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं या खुद कलामी करते हैं जब वो अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में एनालिसिस करते हैं। आपने याद होगा, आप लोगों ने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होता है, सो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपने नंबर्स लगा के देख रहे होते हैं ना कि यार मैंने फिज़िक्स में इतने होंगे, केमिस्ट्री में इतने होंगे, कुल मिला के 450 तक नंबर आ जाएंगे मेरे। दैट इज़ द फर्स्ट सेल्फ इवेल्युएशन दैट यू डू अबाउट योर प्रेपरेशन। वो इवेल्युएशन वहाँ तक तो आप करते हैं, लेकिन करियर में आके आप नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, कि मैंने अब जब अपने करियर में आगे जाना है तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको लिस्ट डाउन तो करूं, या कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे काम करना चाहता हूँ, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी फील्ड के बच्चों को, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट क्या होगा, टीचिंग है ना, या स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। सो व्हेन दे विल लिस्ट डाउन दोज यूनिवर्सिटीज़, व्हेन दे विल लिस्ट डाउन सच इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे क्या पेज हैं, क्या सैलरीज हैं, उनके लोग किस तरह से, लिंक्डइन के ऊपर आप जाके उनको सर्च करते हैं कि कौन से वेल पेइंग ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी तो उसी तरह से आप अपना प्लानिंग करते हैं ना। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो यही है कि आई कांट बी सक्सेसफुल, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कौन प्रिपरेशन करवाएगा मुझे, मैं तो बस एक मतलब रैंडमली जो होता जाएगा वो देखी जाएगी। बट ग्रोथ माइंडसेट इज़ कि अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं, बट विद हार्ड वर्क, विद माई एफर्ट्स, आई विल बी रीचिंग एट दैट पॉइंट। तो आप कोशिश करें कि आप अपने माइंड से जो ये चीज़ें हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल नेवर गेट हायर्ड, आई डोंट हैव कनेक्शंस, तो ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। बट फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ माइंड, आई हैवंट बिल्ट माई नेटवर्क येट, अभी तक मैं अपना वो वाला नेटवर्क नहीं बना सका, बट आई विल स्टार्ट अटेंडिंग इंडस्ट्री इवेंट्स, आई विल स्टार्ट अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट्स, आई विल रीच आउट टू पीपल। जैसे फेसबुक के ऊपर आप लोगों से पूछते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, उस तरह से, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों को रीच आउट करते हैं। तो हम इस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करके अपना नेटवर्क इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आसान होती है नज़र आएंगी, क्योंकि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, अच्छा कल करूँगा, अच्छा परसों करूँगा, अच्छा देखी जाएगी। ये चीज़ें अभी के लिए तो चल सकती हैं क्योंकि अभी सारा खर्चा शायद आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन you'll have to afford it by yourself, then you'll realize कि the planning और being prepared was the best choice। ठीक है, अब जैसे जिक्र किया, ATS सिस्टम जो है वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतना टाइम नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रेज्यूमे का प्रिंट आउट निकालें, उसको देखें, उसको स्कैन करें, और ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके तहत अब जो एक पोजीशन है, पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो एक पोजीशन कोई पोस्ट अप्लाई होती थी ना, अच्छी पोजीशन, तो बैंकिंग में जो MTO की पोजीशंस होती थी उस पर हज़ारों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते होते थे, बट जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पोजीशन होती थी उस पर 40 एप्लीकेंट्स होते थे, 60 एप्लीकेंट्स होते थे। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो 100 एप्लीकेंट्स होते थे पहले, अगर मैं बात करूँ 2005 से 2010 के अंदर। बट आज एक पोजीशन के ऊपर, अब ये खतरे वाली बात है, एक पोजीशन के ऊपर हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ही के बैच के सारे बच्चों ने भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा, गारंटीड। तो उसमें व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट, वो आपका ATS कंप्लाइंट रेज्यूमे होगा। ATS कंप्लाइंट रेज्यूमे बनता कैसे है कि उसके कीवर्ड्स जो हैं वो मैप होने चाहिए आपके एडवर्टाइजमेंट के साथ। जो एडवर्टाइजमेंट, हायरिंग एडवर्टाइजमेंट जो दी जाती है, पब्लिश की जाती है, उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के बाहर अगर आपने इंटरनेशनल पोजीशंस पे अप्लाई करना है तो सिस्टम जो है ना, उसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान से आया है, अनटिल एंड अनलेस कंडीशन लगाई हो, अनटिल एंड अनलेस सिस्टम में कंडीशन लगी हो कि नो हायरिंग शुड बी। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैं मैडम को दे दूंगा, आप ये प्रेजेंटेशन आप नोट ना करें, बस इसको अंडरस्टैंड करें। ये प्रेजेंटेशन दैट इज अवेलेबल, ऑलरेडी भी फॉरवर्ड की हुई है, तो ये आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा कोई कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है, अगर आप लोग सीख जाते हैं मसला नहीं है। तो गोरे को या सिस्टम को ये नहीं पता कि यार ये जो है, ये पीछे मौलवी बैठा हुआ है, ये पीछे पाकिस्तान का बंदा बैठा हुआ है, या ये देसी है, या ये इस तरह का है, ये कम कॉम्पिटेंट है। सिस्टम ने वो कीवर्ड्स मैच करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसने वो सामने रख के उसने शॉर्टलिस्टिंग आपको दे देनी है। अगर आपका रेज्यूमे एडवर्टाइजमेंट के साथ
75% से ऊपर मैच है तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, जो जैसे पाकिस्तान के बाहर जैसे जोहो रिक्रूट है, जैसे ग्रीन हाउस बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यूजुअली अगर आप इसका भी थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो ग्रीन हाउस इज क्वाइट पॉपुलर, बहुत इजी है, डैशबोर्ड्स अच्छे दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो उसमें अपलोड करेगी रेज्यूमे, और उसमें वो क्या करेगी, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, कुछ श्योरली मैच होनी चाहिए, और कुछ मे बी वाली सिचुएशन भी वो दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि कोई अगर हमारी बहन बेटी इंजीनियरिंग कर रही है तो इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग टर्म्स हैं वो फॉर श्योर कहते हैं कि ये बच्चे में होनी चाहिए, ये रेज्यूमे में होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ वो कह देता है कि इसके साथ जिसने कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड किया हुआ है उसको भी 1 पॉइंट दे देना। जिसने उसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल मार्केट सर्वे, फॉर एग्जांपल साइट विजिट्स हो गए, या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया, किसी ने आइल्स दिया हुआ है या किसी ने सेल्टा दिया हुआ है, या जो भी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनके स्कोर्स ऐड होते हैं एटीएस सिस्टम में, ठीक है। अब वो कंडीशन बेस होती है कि रिक्रूटर कैसी कंडीशन लगाता है, और वो कंडीशन को आप लोगों ने मैक्सिमाइज करना है कि मेरे रेज्यूमे में ये वाले कीवर्ड्स तो मौजूद होने चाहिए, बट उस फील्ड के रेलेवेंट कीवर्ड्स भी मौजूद होने चाहिए जो कि एक अच्छे टीचर की वो उसकी प्रोफाइल में होने चाहिए। या जैसे आप में से जो भी प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा ICIMS, टैलेंट क्लाउड है, और एक लीवर है, ये इंटरनेशनल है। अगर हम इसका स्कोर मैच कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 70s और 75 में कर लेते हैं, तो जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं ना, जो पाकिस्तान में यूजुअली 2-3 ही हैं, एक तो fasthire.io है और एक डेसिबल 360 है, एक दो और भी हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज कि कौन से लोग कौन सा पैकेज यूज़ करें। तो पाकिस्तान में ये वाला ATS सिस्टम यूज़ हो रहा है। इसमें भी यही सिचुएशन है कि वो लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जैसे अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर रिक्वायर्ड हैविंग एन एक्सपीरियंस इन कस्टमर रिलेशन, 5 साल के एक्सपीरियंस हो, 7 साल के एक्सपीरियंस। अब वो 7 years एक्सपीरियंस जब CV में लिखा होगा तब ये सिस्टम उठाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर वो कीवर्ड इसके अंदर लिखा होगा और उसने कहा होगा कि 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, तब वो उठाएगा। अकाउंट्स मैनेजमेंट का वर्ड अकाउंट रिसीवेबल पे काम किए होना चाहिए होना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर काम होना, वो अगर आपने किया हुआ है तब ये सिस्टम उसको पिक करेगा, अदरवाइज आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं। देखें, एक चीज़ है कि आपके फ्रिज में अगर एप्पल्स पड़े ही नहीं हुए तो कोई आपके फ्रिज ओपन करके एप्पल्स कैसे निकाल सकता है? गेटिंग द पॉइंट? सो इफ देर इज नथिंग कंपेटेबल टू द एडवर्टाइजमेंट रिटन ऑन योर रेज्यूमे, हाउ इट विल गेट शॉर्टलिस्टेड? तो आप लोग अप्लाई करके बैठे रहोगे कि जी हाँ जी हमने तो अप्लाई किया हुआ है, 14 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया है, 100 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया है, तो हमें शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी, इससे शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिलेगी। इसका एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले ये बताएं, आप में से CV और रेज्यूमे का डिफरेंस किस किस को पता है? ठीक है, शाबाश, आपने कोशिश की बट जवाब ठीक नहीं, मैं बताता हूँ। और कोई बच्चा? एक्सपीरियंस पर्सन के लिए CV और दूसरा एक्सपीरियंस डिटेल। शाबाश। और फ्रेशर के लिए ठीक है, और कोई बच्चा? कोशिश ट्राई करें कुछ। मैं चाह रहा था इंटरेक्टिव हो आप लोग, तो वो बात ही नहीं कर रहे। करीब करीब है थोड़ा बहुत, ठीक है। और कोई चीज़ इधर बच्चों के, ख़वातीन की तरफ से? मैंने सुना ख़वातीन बोलती बहुत हैं, तो आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे कोई भी। एनीवन? CV and resume both are similar, but in Pakistan we use CV, and but in internationally we use resume. फाइन, ठीक है। अच्छा, सो फार नॉट टू बिलिटल, बट अभी तक जो भी मैंने सुना उसमें से कुछ भी दुरुस्त नहीं था, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था, ठीक है। उसकी रीज़न कि जब ये पढ़ाया या सिखाया नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा। अच्छा, मुझे याद पड़ता है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ यही कहा जाता था, जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था ना, ज़ोर एक चीज़ पे था, टाई लगा के आनी है। वो टाई ने मुझे कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि टाई लगा के आनी थी। वो जो फ़नी टाइज होती थी, कुछ ने यहाँ तक टाई पहनी होती थी, कुछ की टाई वो लटकी होती थी, कुछ ने अजीब से कलर्स की टाई पहनी होती थी, कुछ की टाई पे सिलवटें पड़ी होती थी। तो वी डिडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट। यूनिवर्सिटी समझती थी, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट टू डिफेम माई इंस्टीट्यूशन, बट द अप्रोच दैट द प्रोफेसर्स टेक कि आप बच्चों को ग्रूम करना चाहते हैं, बच्चे ऐसे ग्रूम नहीं होते हैं। फुल मॉड्यूल्स होते हैं ड्रेसिंग के ऊपर। ड्रेसिंग जो अटायर होता है, 21 रूल्स होते हैं ड्रेसिंग के,
यानी कि अगर आपने पैंट कोट पहनना है तो 21 रूल्स हैं उसको पहनने के लिए। सीखे नहीं सीखे, मैंने भी नहीं सीखे थे, वक्त के साथ सीख लिए। इसी तरह सीखे जिस तरह से किसी ने डायरेक्शन दी, मैंने इसको सर्च किया। सो उसी तरह से जब सिखाया नहीं जाएगा तो आप लोग तुक्का लगाएंगे। सो जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा मैं बना क्या रहा हूँ, मैं CV बना रहा हूँ या मैं रेज्यूमे बना रहा हूँ। सो आज इस वक्त यहाँ पे मेरा ख्याल है 50 के करीब बच्चे होंगे, 50-55 के करीब होंगे, उनको कम से कम ये कंफर्म होगा कि वो क्या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। सो जो CV है, ऑल्सो कॉल्ड एज करिकुलम वाइटी, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी एकेडमिक करियर हिस्ट्री या ट्रेजेक्ट्री को हाईलाइट करता है, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पब्लिकेशंस को हाईलाइट करता है, और यूजुअली ये इस्तेमाल होता है एकेडमिक पोजीशंस पे अप्लाई करने के लिए, नंबर 1, या नंबर 2 जब आपने अपनी डिग्री को परस्यू करना होता है या मास्टर्स में अप्लाई करना होता है या इंटर के बाद आपने बैचलर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, तब आप CV बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कि मेरी पब्लिकेशंस क्या थी, आप बताते हो मैंने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मैं एकेडमिकली कितना साउंड हूँ, उसके लिए आपका CV यूज़ होता है। ये अपना टिप बना लें, ठीक है। और जो रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को समराइज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये ज़्यादा आपके वर्क बेस्ड इसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं, वर्क बेस्ड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वर्क बेस्ड आपका जो है इसके अंदर सारा मटेरियल होता है। सो वेरी क्लियर, CV इज़ फॉर एकेडमिक साइड, resume is for corporate side. अच्छा, there is no hard and fast about the length or size of the resume. हम लोग समझते हैं कि 1 पेज का रेज्यूमे चाहिए, हम कहते हैं 2 पेज का रेज्यूमे चाहिए। अब मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2 पेज का रेज्यूमे बनाऊंगा तो मैं अपने आप को अंडर सेल कर रहा हूँगा, ठीक है। अगर मैं 15 सफ़ों का रेज्यूमे बना दूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, अपने आप को ओवर सेल करने की कोशिश कर रहा है। दैट शोज़ फ्रस्ट्रेशन। सो हमने क्या सीखना है, हमने सिर्फ अपनी बेसिक्स दुरुस्त, हमने सिर्फ किबला दुरुस्त करना है। सो अ पर्सन लाइक यू, फॉर एग्जांपल यू गाइज विल बी इंशाल्लाह फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो आपका रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए टू स्टार्ट विद। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी एजुकेशन के दौरान ही मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5, 5 to 6 सर्टिफिकेशंस कर ली हैं आपने, या आप लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या आपने ऐसे वॉलंटरी वर्क किए हैं, कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम्स किए हैं, जो कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ज़रूर कीजिए। कम्युनिटी सर्विस, डिज़ास्टर के ऊपर अगर कोई जो ये रज़ाकार वॉलंटियर्स होते हैं ना, इनकी बाहर के मुल्कों में भी बहुत वैल्यू है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे नेस्ले हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये इस तरह के, ये सब बहुत इनकरेज करते हैं, ठीक है। सो रेज्यूमे जो है वो आपका 1 पेज का होना चाहिए इस स्टेज पे, आज की डेट में जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो 1 पेज का रेज्यूमे इज़ इनफ। बट अगर आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, कम्युनिटी वर्क किया हुआ है, आपने CSR किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपने वॉलंटियर, तो फिर आपका रेज्यूमे 1.5 से 2 सफ़े पे जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिट क्या होगा, हिडन बेनिफिट, कि आपको थोड़ा सा ATS स्कोरिंग में बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ATS में ये वाली लिमिट वो लोग नहीं लगाते कि इसमें 180 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए या 550 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए या 1000 कैरेक्टर के अंदर ही होना चाहिए। तो उसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस हैं कीवर्ड्स के यूज़ की वजह से वो बेहतर हो जाते हैं। सो अब आप सब लोग क्लियर हैं कि CV और रेज्यूमे का डिफरेंस क्या है? यस। और आप आगे भी किसी को बता सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहनी। मैंने भी एक दफ़ा सीखी थी, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं रही दोबारा से सीखने की, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट क्यों छोटा हो गया ये? अच्छा, बेसिकली मैं अब आपको ना सिर्फ एक रेज्यूमे के सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ये आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं आपको इधर से रीड आउट करके बताता हूँ। एक अच्छे रेज्यूमे का जो फॉन्ट है, वो जो बेसिक 6 फॉन्ट ऑफ है ना वर्ड, 6 फॉन्ट्स या 10 फॉन्ट्स बड़े अच्छे रीज़नेबल माने जाते हैं, जिसमें एरियल हो गया और उसमें 2-3 और हैं, वो आप उनको, सॉरी, कैलिब्री है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये 2-3 तो आप बुनियादी रखें। फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है रेज्यूमे को, फॉन्ट वाइज, डिज़ाइन वाइज, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप क्रिएटिव हैं, तो देन आप अपने रेज्यूमे में क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। अदरवाइज़
पहली चीज़, फॉन्ट हैज़ टू बी सिमेट्रिक एंड एक ही फॉन्ट सारे रेज्यूमे में आपने यूज़ करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ एक रेज्यूमे गाइड भी शेयर करूँगा, मैडम के साथ कर दूँगा। जो हार्वर्ड के जो ग्रेजुएट होते हैं ना बच्चे, उनको वो एक पैकेज के तौर पे दिया जाता था, उस वक्त पेड होता था, अब फ्री वो अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, मैं भी दे दूँगा, आप भी सर्च कर लें तो आपको भी मिल जाएगा। उसमें टेम्पलेट्स, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं, डू एंड डोंट्स वगैरह वो सारे मेंशन है, वो देख लीजिएगा। बट सो फॉन्ट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। अगर आपने एक हेडिंग में फॉन्ट, क्योंकि देखें इस वक्त सारे रॉ माइंड्स बैठे हुए हैं, सब रॉ माइंड्स हैं, सबके माइंड में होगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। हर बंदे ने जो इस वक्त कपड़े भी पहने हुए हैं वो आप समझ रहे हो कि वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट जब आप कॉर्पोरेट में चले जाते हैं तो यू हैव टू डू थिंग्स विच अदर पीपल लाइक। आपको अगले के हिसाब से, वो कहते हैं ना, खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। सो वट एवर द सिचुएशन और द इवेंट इज़, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसिंग अटायर में आना पड़ता है। सो नंबर 1 इज़ फॉन्ट। उसके बाद सिमेट्री होती है, जो आपके बॉर्डर्स के आपके दोनों साइड पे कितना आपका डेटा है और उसके अंदर कितना कंटेंट है, वो सिमेट्री बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक लुक एंड फील होती है, बहुत ज़्यादा टेबल्स नहीं होने चाहिए। पहले लोग समझते थे कि 2 कॉलम्स वाले ब्लू टेबल्स होने चाहिए, यहाँ पे गोल तस्वीर में सर्कल हो, उसके अंदर तस्वीर हो, हॉबीज़ पर्पल कलर के लिख दें, इंटरेस्ट जो है वो ऑरेंज में लिख दें। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपकी जो लुक एंड फील ऑफ द रिज्यूमे शुड बी वेरी प्रोफेशनल, वो भी दिखाता हूँ। उसके अलावा राइट लेंथ मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए 1 मैक्स 1.5 और 2 पेजेस, और जो मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव एन 18 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मेरा रेज्यूमे 3 to 4 पेजेस का, अभी भी 4 पेजेस का है, और इट इज़ अ सेफ लेंथ ऑफ द रेज्यूमे, ठीक है। देन कंटेंट इज़ द किंग। आपने किस तरह से कंटेंट यूज़ किया हुआ है। कुछ लोग सिर्फ ये बता देते हैं कि मैं करता क्या हूँ, अब ज़माना एडवांस हो चुका हुआ है। अब वो ये पूछते हैं कि क्या करते हो, कैसे करते हो, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और क्या उसके ऊपर कोई नंबर शो कर सकते हो कि कितने % ग्रोथ आई, कितना % इंक्रीज़ आया, क्या तुम क्योंकि देखें एक क्लास में 50 बच्चे हैं, वो 50 बच्चे एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, कम्पीट करते हैं, वो 50 बच्चों ने एक ही टीचर से पढ़ा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 50 बच्चों ने एक ही टीचर से पढ़ा, एक ही तरह की स्टडीज़ ली, एक ही करिकुलम देखा, तो वो जब अप्लाई करेंगे एक ही पोजीशन के ऊपर तो सब चीज़ें आइडेंटिकल होंगी। शॉर्ट लिस्टिंग किसको मिलेगी? जो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज दिखा सकेगा, इस्टेब्लिश कर सकेगा, या उसको मिलेगी जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कंटेंट है वो बहुत केयरफुली यूज़ करना है। वो भी चैट जीपीटी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैंने टाइम रखा हुआ है कि एक थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको चैट जीपीटी के ऊपर करके दिखाऊंगा कि मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। सिर्फ आपने राइट कमांड देनी है और चैट जीपीटी को अपने असिस्टेंट के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे आपने लेके चलना है। जितने मर्जी सवाल पूछें, एनॉय नहीं होगा, बट आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज ला के देगा जब तक आपको आपकी मर्जी का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आपके रेज्यूमे में रेलेवेंस होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है तो आप इररेलेवेंट पोजीशंस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब ये तो बच्चों वाली बात है कि इररेलेवेंट पोजीशंस पे अप्लाई करने का यही मतलब होता है ना कि चलो ये नहीं मिल रही तो ये मिल जाए नौकरी। मिल तो जाए, हम कुछ स्टार्ट तो करें, बट कोशिश करें अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर रहें। जो अपना रेज्यूमे बनाया उसका जो कंटेंट है, इट हैज़ टू बी रेलेवेंट। और कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया। और जो क्राइम समझा जाता है रेज्यूमे में, क्राइम वो स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। अगर आपने बहुत अच्छा रेज्यूमे बना दिया, उसको आपने स्पेल चेक नहीं किया या उसको आपने उसकी लैंग्वेज करेक्ट नहीं की, तो आपका रेज्यूमे ट्रैश बॉक्स में डाल दिया जाएगा। सो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें कि एक अच्छा रेज्यूमे, उसकी जो कंपोनेंट्स हैं, वो उसकी लुक एंड फील है, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसी को मैं बताता हूँ कि जो कंटेंट है उसमें जो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सीवी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। इस ऑर्डर, ये इस वक्त जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है ना, इस वक्त जो हार्वर्ड में भी एक्सेप्टेड है, ऑक्सफोर्ड में भी एक्सेप्टेड है, जो पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैंने आपको बताया, जोहो, रिक्रूट और ये बाकी सब के साथ कंपैटिबल है। ये रिसर्च करके मैंने इसको एक एवेल्युएशन निकाल लिया है। सो इट शुड बी स्टार्टिंग विद योर नेम, ठीक है। और नाम को बहुत फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आप अच्छे रेज्यूमेस देखेंगे तो उसमें नामों को भी बिल्कुल नॉर्मली लिखा जाता है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। देन
आपकी जो कीवर्ड्स हैं और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको हम लोग लिखते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने अगर आप अपने आप को देखूं तो मैं रियल एस्टेट का बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूं। तो मेरे नाम के नीचे मेरी एक्सपर्टीज़ लिखी होनी चाहिए कि आपका एक स्पेशलिटी है क्या। देखो, अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी हूँ, मैं मैथ टीचर भी हूँ, बट मैं मार्केटिंग भी कर लूँगा, मैं बिजनेस डेवलपमेंट भी कर दूँगा, तो दैट वुडंट मेक सेंस। यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन वन फील्ड। देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर ही हैं, अगर आप पायलट हैं, स्पेस साइंसेज है, व्हाटएवर जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो इट इज़ अ स्पेशलिटी बेस्ड प्रोग्राम। उसको फिट करने की कोशिश ना करें और बिल्कुल खाली भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपका वो एक सेंटेंस, एक कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए कि आप हैं क्या। मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, लिंग्विस्ट या एजुकेशनल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आप कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर लिख सकते हैं, सिविल इंजीनियर लिख सकते हैं। सो यू हैव टू स्पेसिफाई योर नीश। आजकल वो फ्रीलांसिंग वाले बड़े कर रहे होते हैं ना, नीश आपके। सो यू शुड हैव अ नीश ऑफ योर्स कि आप हैं क्या चीज़, ठीक है। देन उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट आता है। अब कॉन्टैक्ट में लोग यूजुअली लिखते हैं TELEPHONE, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। अब वो ख़त्म हो गया था, अब सिर्फ T और ईमेल की जगह सिर्फ E लिखा आता है, उसके आगे अब अपनी क्रेडेंशियल्स डाल दें। उसके अलावा अब ये वाला ट्रेंड भी ख़त्म हो रहा है कि लोग पूरा एड्रेस लिखते हैं कि गली नंबर 14 मोची दरवाज़ा छुहारे वाली गली के बाहर, इस तरह की चीज़ें अब लोग अपने एड्रेसेस में नहीं लिखते क्योंकि ये बायस क्रिएट करती है। तो बायस जो चीज़ क्रिएट करती है हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो यू जस्ट राइट लाहौर एंड पाकिस्तान, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर आप रिक्रूटमेंट इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, या इस्लामाबाद की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों के माइंड में आता है कि अगर ये कैंडिडेट लाहौर से है तो हर वीकेंड छुट्टी मांगेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो देयर आर सर्टन बायसेस, बट अभी सिस्टम को नहीं पता, ये मैं वैसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो यूजुअली जो आप बहुत ज़्यादा एड्रेसेस लिखते हैं, एड्रेसेस को डिटेल से लिखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, शुक्र है। अच्छा, कॉन्टैक्ट के बाद देन आप आ जाते हैं अपने करियर प्रोफाइल समरी में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। आज से पहले जो हम लोगों ने जो रेज्यूमे के फॉर्मेट्स देखे हुए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का वर्ड आता है, जो बच्चों ने ज़्यादातर देखा होगा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो सीवियाँ बनाते हैं ना, वो अभी भी छोटे शहरों में इंटरनेट कैफ़ेज़ में, और जो ये जो कंपोजिंग सेंटर्स नहीं होते, जो फोटोकॉपियों की दुकान उसमें कंपोजिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे सीवीज़ बनते हैं और वहाँ पे उनके पास पड़े पड़े जो फॉर्मेट्स होते हैं उसी के ऊपर वो चिपका के आपको रवाना कर देते हैं। 100 रुपया 200 रुपया आपसे ले लेते हैं वो, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। सो जब आपको ये चीज़ें पता हैं तो यू कैन ड्राफ्ट इट फॉर योर सेल्फ। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो दौड़ है ना वो आपकी है, कोई और नहीं लगा सकता आपके लिए। सो करियर प्रोफाइल समरी, जो पहले ऑब्जेक्टिव में लोग क्या लिखते थे, मैंने भी लिखा था एक ज़माने में, टू अचीव a position in a dynamic organization where I can utilize my skills to the best of my interest and in the best interest of the organization। ये दो स्टेटमेंट्स इतनी पिट चुकी हैं कि अब लोग इसको बिल्कुल फजूलियात में तस्वर करते हैं। सो अगर आपके रेज्यूमे में ये चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, या अगर आपके माइंड में थी कि जब बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, तो उसको आप वाइप आउट कर दें, ठीक है। सो करियर प्रोफाइल समरी इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर यू मेंशन अकॉर्डिंग टू द ATS फॉर्मेट दैट आई एम अ सीजन्ड प्रोफेशनल with an experience of 15, 18, 20 के साथ प्लस भी लगाना होता है क्योंकि ongoing होता है, क्योंकि ATS उसको भी पिक करता है, experience in this particular field। और फिर मैं अपने skills के बारे में बताता हूँ कि मेरे अंदर ये skills हैं जो कि keyword based हैं। skills कौन से हैं जो keyword based हैं, और वो कौन से keywords हैं जो कि जॉब में एडवर्टाइज किए गए हैं। मैं उसको मैप करूंगा स्मार्टनेस के साथ AI को यूज़ करते हुए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग रजिस्टर पे पेन पेपर लेके बैठें और हम लोग उसको मैपिंग करें। दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। मैंने नहीं किया, आपको भी नहीं सिखाऊंगा, वही सिखाऊंगा जो मैंने खुद किया, वही बताऊंगा जिससे मैंने खुद बेनिफिट लिया, ठीक है। सो करियर प्रोफाइल समरी हैज़ टू बी अ वेरी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब ये बन जाएगा ना, जब ये करियर प्रोफाइल समरी आपकी बनेगी, तो ये कहाँ पे भी, एक और जगह भी यूटिलाइज हो सकती है। कहाँ पे? आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर यूज़ होगी, ठीक है। तो जब आप अपने लिंक्डइन पे आपका रेज्यूमे बन रहा है, तो साथ साथ ही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपकी साथ के साथ बन रही है। उसके बाद जब ये पैराग्राफ आप लिख लेते हैं, तो फिर आपने बुलेट पॉइंट्स में कोर स्किल्स लिखने हैं कि आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है। जैसे अभी मुझे जो कुछ जेन में रह गए, मैथमेटिक्स था, इंग्लिश था और इंजीनियरिंग था, और कौन कौन से प्रोग्राम्स थे?
कंप्यूटर साइंस जैसे फॉर एग्जांपल, और क्या था, इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिस्ट होता है या जैसे जो इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल होता है, तो उसके अंदर जैसे कुछ वो एनालिसिस होते हैं, टेबल्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। उसमें आप अपने स्किल्स में बताते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स मौजूद हैं। तो यूजुअली अ सेफ नंबर ऑफ स्किल्स दैट यू कैन मेंशन इज़ 9 and you can play between 6 to 9 depending upon the symmetry of your resume, ठीक है, and space on your resume। so मेरा जो सेफ एक टारगेट होता है वो 9 स्किल्स के ऊपर होता है। कैसे निकलेंगे? चैट जीपीटी को कमांड दें कि जी मैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी से, जीसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिस्ट की, या कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी मुझे इसमें से रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल के दो जो कि कोर स्किल्स हैं नीडेड फॉर दिस जॉब। वो आपको 1 मिनट में लिस्ट, 1 मिनट ज़्यादा है, कुछ सेकंड्स में आपको वो लिस्ट निकाल के दे देगा। जस्ट मैप देम कि मैं इसमें से, मुझे अब ये ना हो कि आपने, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है वो मार्केटिंग का है, बिजनेस डेवलपमेंट का है, सेल्स एंड उसका, और मैं लिख दूँ कि मुझे जी स्पेस टेक्नोलॉजी भी आती है, मैं जहाज़ को भी फिट कर लेता हूँ जी, या मैं टीवी भी ठीक कर लेता हूँ। दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। It's very important that whatever you pick from ChatGPT should make relevance to your career, should make relevance to your program, should make relevance to your profile summary, जो कि आप बता रहे हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। देन आपके कोर स्किल्स के बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि दो अभी आप जैसे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका तो वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि पहले कौन सा लिखें। तो जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे रीसेंट है वो सबसे पहले आएगा। बट आप लोगों का तो वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, बट यू हैव टाइम। आप लोग क्या कर सकते हो, आप वॉलंटियर कर सकते हो, आप कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप कुछ कम्युनिटी सर्विस के ऊपर काम कर सकते हो, और वहाँ से आप अपना पॉइंट्स पिक करोगे कि मैंने अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक एक इंटर्नशिप की। क्योंकि पहले आप काउंट अपनी इंटर्नशिप पे करते हो जो आपका पार्ट ऑफ योर स्टडी होता है। पाकिस्तान में बन गया फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, और वो आपको डिग्री के एंड पे करनी पड़ती है यूजुअली, बट बाहर की कंट्रीज़ में आप छुट्टियों में भी करते हो, समर्स में भी करते हो, ठीक है। आप ड्यूरिंग द कोर्स आप इवनिंग में भी कुछ कर सकते हो, लोग शाम की नौकरियां भी करते हैं। सो बहुत अच्छा है कि अगर आप कुछ सीखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डायनामिक्स सीखने के लिए कुछ अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी ले लेते हो, दैट वुड बी एडेड एडवांटेज टू योर रेज्यूमे। बट अगेन द की टू सक्सेस इज द कीवर्ड्स, मैपिंग ऑफ द कीवर्ड, रेलेवेंस, लुक एंड फील एंड द स्टैंडर्ड। सो वर्क एक्सपीरियंस हम लोग मेंशन करेंगे। देन अगर आपने कोई अवार्ड्स लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपर बच्चा होता है, कोई नात अच्छी पढ़ता है, कोई ट्रैवलिंग कैंप्स चलाता है, कुछ भी करता है, उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए, ठीक है। देन कोई अगर आपने सर्टिफिकेशंस की हैं, अभी भी इस वक्त भी यूडेमी पे और कोर्सेरा पे ऐसी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं जो 2 घंटे और 4 घंटे के अंदर हो जाती हैं, और अगर आप उसकी स्पीड 1.5x कर लो तो वो आपकी 1-1.5 घंटे में आपकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट। अब अगर आप वो सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर रहे हो कंपेयर टू अगर आप रील्स देख रहे हो, तो एक रील्स देखते 1 घंटे का पता चलता ही नहीं है। बट अगर वही आप सर्टिफिकेशन करके आपके रेज्यूमे के लिए डेटा और मटीरियल आपका ऐड ऑन हो रहा है, उसका बेनिफिट कब होगा? ये वो टाइम बॉम्ब है जो आप प्लांट आज कर रहे हो, ये फट भी सकता है, इट कैन गेट यू मनी एज वेल, ठीक है। सो पॉइंट ये कि आपने डिसाइड करना है कि आपने टाइम बॉम्ब को आपने करना है। वो आप इस तरह से कर सकते हो कि ठीक है जी, कुछ मुझे क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेशंस करने की, बट रेलेवेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है, उसको आपने मेंशन करना है। ये ऑर्डर बता रहा हूँ, ये ऑर्डर है, ये माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। जो एक सीवी का एक ऑर्डर है जिसके ऊपर सीवी के जो ATS के पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वो इस ऑर्डर के तहत किए जाते हैं। अगर नेम ही नहीं लिखा होगा ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर नेम नहीं लिखा होगा या कीवर्ड और एक्सपर्टीज नहीं लिखी होगी तो -1 आएगा या -0.25 आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ये सिंटैक्स एक तरह से जो कंप्यूटर पढ़े हैं तो वो सिंटैक्स समझें कि ये सिंटैक्स ऑफ द रेज्यूमे है। देन आपकी एजुकेशन आती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन में मैट्रिक से भी लिख छोड़ते हैं, ठीक है। मैट्रिक भी लिखते हैं, इंटर भी लिखते हैं, बैचलर्स भी लिखते हैं, ठीक है, मास्टर्स भी लिखते हैं। सो देयर आर 2 अप्रोचेस। अगर तो जो बच्चे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं,
जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अगर उन्होंने OA लेवल्स किया हुआ है, सो दैट कुड बी एन एडेड एडवांटेज, उसको अपने CV में आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबने मैट्रिक इंटर किया होगा, गारंटीड किया होगा, ठीक है, उसमें कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम बैचलर्स, हमारे पास स्पेस बच जाती है, वो स्पेस हम यूटिलाइज़ करते हैं किसी और जगह पे वर्क एक्सपीरियंस में, किसी और चीज़ को हाईलाइट करने में, स्पेस यूटिलाइज़ करनी है ना। तो जो हमारा एजुकेशन है ना, उस पर आप कोशिश ये करें कि अनटिल एंड अनलेस कि आपका USA से या कनाडा से आपका OA लेवल्स अगर नहीं है, पाकिस्तान से ही है, सो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब ही मैट्रिक इंटर करके बैचलर्स में पहुंचे होंगे, दैट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। और एनी अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब कुछ लोग हॉबीज़ में, देखिए हॉबीज़ और इंटरेस्ट बाज़ औक़ात मैं नहीं लिखता, मतलब टेक्निकली देखा जाए, अनटिल एंड अनलेस कि मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है, तो वहाँ पे इट माइट मेक, या मैं क्रिकेट बोर्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कर रहा हूँ, या मैं किसी यूनिवर्सिटी के वेलनेस या एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़ या अपनी इस तरह की चीज़ों को बताने में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, या कोई जानना चाहेगा कि इस बंदे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं इस पर्टिकुलर। बट अदर देन दैट, ये चीज़ें बताने की मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, अभी मैं जा रहा हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, हॉर्स राइडिंग क्या करेगी, नथिंग, ठीक है। सो कोशिश करें कि बी रैशनल, ताकि बाइस सेट ना हो। रेफरेंसेस लोग यूज़ करते भी हैं, उसमें लोग ये लिख देते हैं, अगर तो फॉर एग्जांपल जैसे CV है ना, CV एकेडमिक पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, या CV में अगर आप अगले किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर्स का यूजुअली नाम लिख देते हैं, या आप अपने प्रिंसिपल का नाम, या आप अपने हेड का नाम ज़रूर लिखते हैं, जिसके साथ आपने अच्छे 2 साल 4 साल आपने गुजारे होते हैं। सो यूजुअली उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, बट आप ये लिखते हैं कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है, ये पेट है। और अगर ये पूरा एंटायर सेगमेंट निकाल भी दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ताकि हम उसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके किसी और चीज़ में आ जाए। और एक और चीज़, नो टेबल्स और कॉलम्स रेज्यूमे में। इस वक्त जो ATS सिस्टम है वो टेबल्स को, टेबल्स के फॉर्मेट को, कॉलम्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को नहीं उठाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब समझते हैं कि जी मेरे CV की लुक एंड फील अच्छी आनी चाहिए, सो टेबल्स और ये जो कॉलम्स हैं, एडिशनल ग्राफिक्स हैं, या वो चीज़ें उसमें वो नहीं आती। अच्छा, पिक्चर के बारे में डिबेट है। जो पिक्चर है यूजुअली, अगर तो आपकी एक स्टूडियो पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, जिसमें कि आप वेल ग्रूम्ड हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है और सॉलिड बैकग्राउंड है, ठीक है, प्रोफेशनल एंड सॉलिड बैकग्राउंड, वो पिक्चर आप रेज्यूमे पे लगा सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिक्चर भी बाइस सेट करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा, पिक्चर के जो स्कोर होते हैं ना, वो जो ATS सिस्टम में पिक्चर के बहुत कम स्कोर होते हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल होते हैं एक तरह से, 0.25 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, बहुत हद होगी तो 1 पॉइंट हो सकता है। बट अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, या अगर मैं फ़िटनेस क्लब में कुछ किसी को रिक्रूट करना चाह रहा हूँ और बंदा थोड़ा सा फैटी सा है, तो बाइस सेट होती है। गेटिंग द पॉइंट? सो मैंने क्या करना है कि मैंने कोई भी बाइस सेट होने ही नहीं देनी। मैंने ये कोशिश करनी है कि मेरा रेज्यूमे जितना न्यूट्रल हो सकता है उतना न्यूट्रल रहे, ताकि कोई बंदा मेरे बारे में ये जज ना कर सके। फॉर एग्जांपल मेरे बाल तो है ही नहीं, मुझे अगर किसी लंबे बाल वाले लड़के से जिसके बड़ा पफ शफ बना हुआ है, तो मुझे उससे जेलसी होती हो सकता है, मैं उसको बाइस में कहूँ कि मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं करना। जस्ट पर्सनल बाइसेस होती है ना, लोग बाज़ औक़ात इस तरह से बिहेव कर जाते हैं। सो देयर आर पर्सनल प्रेफरेंसेस, देयर आर पर्सनल बाइसेस। सो मैं उसको मौका ही नहीं देना चाहता कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी कास्ट सिस्टम साथ नहीं लगाऊंगा। मैं सैयद मौज़म अली नहीं लिखूंगा, सैयद मौज़म अली बरेलवी या सैयद मौज़म अली नक्शबंदी टाइप। आई वॉन्ट राइट एनी थिंग लाइक दैट, जस्ट राइट मौज़म अली, दैट्स ऑल, बिकॉज इट माइट क्रिएट अ बाइस। तो मैंने क्या करना है कि आप लोगों को जो मैंने प्रिपेयर करना है, या जो इस 1-1.5 घंटे के आप सीख के उठेंगे, उसमें आपने ये सीखना है कि आप किस तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब सिस्टम पे चला गया या जब अगले बंदे के हाथ में जब वो पढ़ रहा है उस डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट ने बोलना है आप तो है ही नहीं,
अगर मैं सामने बैठा हूँ तो मैं कन्विंस कर सकता हूँ ना कि सर ये देखें, ये मैंने ये वाला पैराग्राफ यूज़ किया, देखिए इसमें ये वाला पॉइंट पढ़ें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपके जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे इसमें किसी ने भी नहीं लिखा होगा, कह सकता हूँ ना जब मैं सामने बैठा हूँ। जब मैं सामने बैठे नहीं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं बोलना है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट बनाया है। आप अपने आप को ओवर सेल नहीं कर रहे, आप अपने आप को अंडर सेल नहीं कर रहे, बट आप वो कर रहे हैं जो कि मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस कर रही है। नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? हाँ बताएं सर, क्या रेज्यूमे के ऊपर सर पिक्चर लगानी जरूरी होती है? मैं ये तो कह रहा हूँ कि इट्स अ डिबेट कि अगर देखो अगर तो इट्स अ वेल स्टूडियो कैप्चर्ड पिक्चर तो आप लगा सकते हो, फॉर्मल, जिसमें आप समझते हो कोई लूप होल नहीं है तो आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट मेरे रेज्यूमे पे तस्वीर नहीं लगी। एक टाइम तक मैंने यूज़ की थी तस्वीर, बट मुझे एक बंदे ने कहा कि यार तुमने वो जो तस्वीर यूज़ की हुई थी उसमें जो तुम्हारा कॉलर का बटन था वो खुला हुआ था, दैट वाज नॉट गिविंग अ गुड साइन। मैंने कहा अगर ये बंदा सोचा कि मैंने तो चीज़ नोटिस ही नहीं की थी, सो देयर आर सर्टेन थिंग दैट यू डोंट नोटिस बट पीपल नोटिस इट, तो हम वो मौका नहीं देंगे। मैंने नहीं लगाई हुई एट दिस पॉइंट। अभी मैं कहूँगा कि अभी सेफ रेज्यूमे के तौर पे आप भी पिक्चर को मत यूटिलाइज़ करें, बट लिंक्डइन के ऊपर पिक्चर आपने लगानी है तो कोशिश करें कि स्टूडियो वाली पिक्चर लगाएं। ऐसी पिक्चर ना हो जो पीछे कोई शामियाना हो या कोई पीछे बंदा जो है वो चाय पी रहा हो और साथ आपने पिक्चर लगाई हो, सो या दोस्तों के साथ सेल्फी हो तो यहाँ पे आपके एक हाथ भी आ रहा हो ऐसे करके, तो इस तरह की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। योर पिक्चर हैज़ टू बी प्रोफेशनल, स्टूडियो कैप्चर्ड पिक्चर होनी चाहिए। अदरवाइज फिर वो कहते हैं ना कोजा रोना लो चुप चंगी, कि आपने अगर बुरा रोना है उससे बेहतर है खामोश रहें, ठीक है। सो ये आपका एक सिंटेक्स है ऑफ द रेज्यूमे। जी मैडम। सर इसमें एक और चीज़ कि आजकल जैसे कैनवा पे या टेम्पलेट्स पे बनती है सीरीज, तो इन सारी चीज़ों को जैसे आपने गाइड किया स्टूडेंट्स को, तो ये उनको उन कैनवा पे बता सकती हैं और एटीएस इसकी क्या नहीं, बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। वर्ड पे ही होना चाहिए या मतलब डिफरेंट जिस तरह सॉफ्टवेयर है मेरा आपको एडवाइस जो है, सेफ एडवाइस जो है वो ये कि इट हैज़ टू बी Microsoft Word and then converted into a PDF before sending. मोस्टली जो है ना वो आजकल टेम्पलेट्स पे बनती है। कैनवा जो है ना वो एक्चुअली पहले जब कैनवा आया था ना तो कैनवा सिर्फ बैनर्स बनाता होता था। फिर कैनवा ने कहा कि नहीं मैं तो और चीज़ें भी इसमें ऐड करता हूँ, फिर मैं और चीज़ें ऐड करता हूँ। फिर कैनवा ने क्या किया, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना शुरू किया। इन्फ्लुएंसर्स को कहा कि यार तुम लोग मेरी प्रमोशन करो, फिर इसने प्रोडक्ट लाइन में और चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी। अब कैनवा ब्रोशर्स भी बनाता है, मतलब यू नेम इट, टाइटल्स भी बनाता है, सब चीज़ें बनाता है। लेकिन जब हम ATS सिस्टम में सोर्स का भी डिटेक्शन का एक फीचर होता है। ATS में सोर्स डिटेक्शन, अब जैसे मैडम ने जिक्र किया, क्या ग्राफिक पढ़ा है, ग्राफिक डिज़ाइन या मीडिया का स्टूडेंट है कोई? नहीं। तो जो ये जो फॉर एग्जांपल जो इमेजेस बनाते हैं ना, जैसे एडोबी पे बनाते हैं, तो वो उनकी सोर्स फाइल्स होती हैं। तो जो सोर्स फाइल हैं, जब कभी क्लाइंट आपको कहता है ना मुझे सोर्स फाइल भेजो, तो जो कैनवा वाला होगा वो कभी सोर्स फाइल भेज नहीं सकेगा, क्योंकि कैनवा पे बनाना ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ना, आसान है। तो जो नए बच्चे होते हैं या जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड दैट योर रेज्यूमे शुड बी अ वर्ड डॉक्यूमेंट, फ्रॉम द स्क्रैच बनाना है, और जब आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है तो टेक्स्ट ओनली कॉपी करना है, बाद में फॉर्मेट खुद कीजिएगा। क्योंकि जब आप चैट GPT की जो फॉर्मेटिंग उठाएंगे ना तो वो डिटेक्टेबल भी होती है, नंबर 1 वो डिटेक्टेबल भी होती है, और नंबर 2 वो सिमेट्री में भी आपको कभी कभार तंग करती है। आप करके देखिएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कैनवा वाले रेज्यूमे और ये जो हाई काउंसलर और इस किस्म की जो वेबसाइट होती है ना जिसके ऊपर टेम्पलेट बेस्ड रेज्यूमे बनाए जाते हैं, उससे आप रेज्यूमे मत बनाएं, क्योंकि ये इन लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। सो पैसे उनको चाहिए होंगे, उनको सब्सक्रिप्शन में उनको $3 भी दे दें तो वो खुश हैं, राज़ी हैं, $8 दे दें तो वो राज़ी हैं। वो आप लोगों को सिर्फ कैप्चर करना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कि हमारे थ्रू रेज्यूमे बनाएं, और वो आपका काम आसान कर रहे हैं। देखिए टाइम इज़ मनी एट द मोमेंट, तो अगर आपने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, इनसे टाइम इन्वेस्ट करवाना, और वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलती, वो बैक एंड सोर्स डिटेक्ट हो जाती है उसकी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड पे बनाएं और अच्छा नाम लिखें अपने रेज्यूमे पे। जो टाइटल होता है ना, वो टाइटल आपने किस तरह से लिखना होता है, जैसे आपका जो नेम है वो दैट हैज़ टू बी योर टाइटल, सैयद मौज़म अली, बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, रेज्यूमे 2025। सो दिस हैज़ टू बी द टाइटल ऑफ योर रेज्यूमे, ठीक है। ये ना हो कि फाइल 1 PDF, ये डिज़ास्टर है। अगर आप इस तरीके से अपना रेज्यूमे किसी को भेजते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर कि आप PDF में फाइल 1, डाउनलोड 1,
18 25 नंबर आगे आ रहा है और साथ में ABC लिखा रहा है और वो आप अपनी फ़ाइल भेज रहे हैं। सो ऑलवेज़ रीनेम योर रेज्यूमे, और रेज्यूमे को कभी भी वर्ड में शेयर मत करें। योर रेज्यूमे हैज़ टू बी शेयर्ड वाया PDF, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी ये जो कैम स्कैनर वाला PDF भी मत कीजिएगा, कभी भी इमेज बना के नहीं भेजते। मैंने अक्सर रेज्यूमे, अक्सर इंटरव्यूज़ ऐसे कंडक्ट किए हुए हैं जिसमें बच्चों ने कैम स्कैनर्स के PDF और नीचे लिखा भी आ रहा होता है, ठीक है। सो ये इस चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें अपनी बना लेते हैं, सो इस वक्त कुछ फ्री टूल्स हैं, ये फ्री हैं, मुफ्त हैं, अप टू उतने लेवल तक जहाँ तक आप ये ना कुछ 5 पॉइंट्स देते हैं या 5 कमांड्स देते हैं, कुछ 10 देते हैं, कुछ 20 देते हैं। तो ये भी मैं आपको प्रेजेंटेशन पढ़ी तो ये मैडम के पास आप ले सकते हैं जी, ठीक है। सो ये वाली जो है इसमें से आप कोई भी 1-2 के ऊपर जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बारी बारी सब के ऊपर जाएं, कोई भी आपको कोई भी नाम आपको अट्रैक्ट अगर करता है, ATS स्कैन है। अच्छा, ये चूंकि इसको ना कीवर्ड मिल गया, पुराना है, इसको ये कीवर्ड मिल गया, इसको वेबसाइट एड्रेस मिल गया, तो ये सबसे पहले आपको नज़र आएगा ATS स्कैन के लिए। jobscan.co भी एक है, वो भी आपको 10 पॉइंट्स देता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। मैडम यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ना इसमें, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि अब आपने जब CV बना लिया अपना, तो आप मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि बकवास तो नहीं करके गया, वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे CV का स्कोर कितना है। सो इफ़ यू आर एबल टू मैच अ स्कोर ऑफ 75 और एटलीस्ट 72 अबव, 72% अबव, सो दैट मीन्स कि आपका जो रेज्यूमे का जो ATS स्कोर है वो किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के ATS स्कोर से मैच कर लेगा, क्योंकि ये मैपिंग है, ये सिस्टम है, एल्गोरिदम है। सिस्टम को कोई इमोशंस, कोई इस किस्म की, जो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टम ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ है। उसको कमांड मिलनी है और उसके कमांड में ये होना चाहिए कि ये 5 कीवर्ड इस बच्चे के CV में होने चाहिए। वो पलंदा हमें तुम ला के दे दोगे, वो रिजल्ट्स में वो 5-6 CVs जो है मैनेजर को ईमेल कर देगा, दैट्स ऑल। उसने और कोई इंटरप्रिटेशन करनी ही नहीं है। तो यहाँ से आप फ्री टूल्स हैं, यहाँ से आप अपने रेज्यूमे को चेक कर सकते हो, और आप उसमें भी चेक कर सकते हो, जेमिनाई में या ChatGPT में या किसी पे भी आप कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कमांड देके कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। अच्छा, जो रेज्यूमे बग़ैर कवर लेटर के जाते हैं वो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि इट्स एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इट्स एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। जैसे कि अभी तक किसी बच्चे ने किसी नौकरी पे अपना CV ईमेल किया है, आज तक किसी बच्चे ने भी किया है? तो आपने व्हाट वाज योर प्रैक्टिस कि आपने जस्ट ईमेल बनाई और उसके ऊपर अपना CV अटैच किया? कवर लेटर लिख के भेजते हैं। तो कवर लेटर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कवर लेटर में 2 अप्रोचेस होती हैं। एक तो आप अपना कवर लेटर ईमेल बॉडी में पेस्ट करते हैं, ईमेल की बॉडी में आप टाइप करते हैं। देयर आर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मांगती हैं कि हमें आपने एज वर्ड या PDF बना के कवर लेटर भेजना होता है। सो रीड द इंस्ट्रक्शंस, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शन। अब कवर लेटर में क्या होता है? कवर लेटर रॉकेट साइंस नहीं है। कवर लेटर मैं समझता हूँ एक आदाब अप्लाइंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इस रूम में एंटर हुआ तो मैंने आप लोगों को ये बताया या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि मैं आया क्यों हूँ, या मैंने ये एक टोन सेट की कि आप मुझे क्यों सुने, ठीक है। देखें, आप लोग भी सैटरडेज़ एक वीकेंड होता है, अपनी नींद ख़राब करके आए हो। अब मैं चाहूँ, मैं मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल ना हो, ये सेशन आप लोगों के लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम हो, तो मैंने भी तो कोई ऊपर मुँह दिखाना है ना। सो आई ट्राई मेकिंग इट यूज़फुल फॉर यू गाइस, कि बेनिफिट तो मिले ना। सो सेम दैट वे, जो आपका CV आपने इतनी मेहनत से बनाया, उसके बारे में बताएं तो सही कि आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं। आपने कोई इंटरनेट के ऊपर पोजीशन देखी थी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी थी जो कि इनवाइट करी थी एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग या सीनियर टीचर मैथमेटिक्स या जो भी आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और आई ऑफ़र माई सर्विसेज एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इतना रेलेवेंट था, जो आपने भी अप्लाई, जो पोजीशन आपने एडवर्टाइज़ किया है, कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द राइट कैंडिडेट। अच्छा, उससे पिछले जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक्सपीरियंस था उसमें भी मैं ये जो चीज़ आपने मांगी हुई है वो मैंने अपने हाथों से की हुई है, और ना सिर्फ की हुई है, एक तरफ मैंने टीम मेंबर की तरह से की थी, एक तरफ मैंने लीडरशिप रोल में ये चीज़ परफॉर्म किया है। सो दैट्स हाउ यू इस्टेब्लिश योर रेलेवेंस। फिर आप उसको ये बताते हैं कि आई एम ईगर टू लुक टू
टू एन इंटरव्यू, जिसमें हम लोग मज़ीद डिटेल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, इस पोजीशन की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जब आप एक वेल क्राफ्टेड आप अपना लिखते हैं और ये स्टार्ट होता है कि आप पहले अपना, अच्छा ये अपना एड्रेस, ये जो है ना, इससे मुझे इख्तलाफ है। अपना एड्रेस यूजुअली हम पाकिस्तान की जो फॉर्मेटिंग लेटर है ना उसमें नहीं लिखते, इंटरनेशनल में हम पहले अपना एड्रेस लिखते हैं फिर अगले का एड्रेस लिखते हैं। तो हम वो पहला पार्ट निकाल देंगे, हम डेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और डियर रिक्रूटर के वर्ड्स आप जेन से निकाल दें, डियर कोई लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। या आप द रिक्रूटमेंट मैनेजर लिखते हैं, द हायरिंग टीम लिखते हैं, ठीक है। यूजुअली हम प्रोग्राम हुए हैं ना कि हमने जो भी ईमेल स्टार्ट करनी है वो हम डियर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें लेटर्स में भी ये सिखाया जाता है। लेटर्स जो पढ़ते हैं ना मैट्रिक में किए होते हैं, तो डियर अदनान, तो वो डियर अदनान दिमाग में घुस जाता है। सो हमने डियर का वर्ड किसी भी ईमेल में किसी को एड्रेस करने के लिए नहीं यूज़ करना, ये एक वीक कम्युनिकेशन की अलामत समझी जाती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग अच्छा ये भी मेरा इख्तलाफ था, तो हम डियर नहीं लिखेंगे, ठीक है। द रिक्रूटमेंट मैनेजर लिखेंगे, कंपनी नेम एड्रेस वगैरह लिखने के बाद उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ होगा कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, किस एडवर्टिजमेंट की बेसिस पे अप्लाई कर रहा हूँ, और वो उसका हवाला देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, टू टाइप्स ऑफ कवर लेटर्स, वन इज़ सॉलिसिटेड एंड वन इज़ अनसॉलिसिटेड। जो सॉलिसिटेड होता है वो अगेंस्ट सम पोजीशन होता है, एडवर्टाइज पोजीशन। सॉलिसिटेड जो है वो सम एडवर्टाइज पोजीशन के तहत होता है, और अनसॉलिसिटेड होता है कि मैं एवं रैंडमली किसी को, या जैसे कहते हैं ना डोर टू डोर सीवी ड्रॉप करना, वो उसमें अनसॉलिसिटेड की जाती है कि जी अगर कोई पॉसिबल पोजीशन होती है तो उस पर मुझे कंसिडर किया जाए, ठीक है। सो हमने ये देखना है कि हमने किस तरह की पोजीशन, तो यूजुअली मैं अब आपको जो सिखा रहा हूँ वो सॉलिसिटेड एप्लीकेशन का कवर लेटर है। फिर जो उसमें जो ओपनिंग के बाद आपने जो एक जो मिडिल पैराग्राफ होता है उसमें आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि किस तरह से आप इस पोजीशन के लिए बेस्ट फिट हैं, ठीक है। देखें, अगर मैं आपको क्लियर KPIs नहीं दूंगा, KPIs पता क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अगर मैं आपको राइट वर्ड्स में बताऊंगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम तो नहीं ना कर सकती। सो ऑर्गेनाइजेशन आपके लेटर्स को, ATS सिस्टम आपके लेटर के अंदर कीवर्ड्स को और जो उसका सिंटेक्स है कि मुझे कैसे रीच आउट किया जा सकता है, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल और ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग देता है। सो मेक श्योर आज से कि वट एवर पोजिशन यू अप्लाई, इट शुड बी accompanied बाय अ कवर लेटर। कवर लेटर के बगैर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो समझे इट्स अ वेस्टेड एप्लीकेशन। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप बच्चों का, बताओ। ऑल क्लियर? ChatGPT बहुत अच्छा लिख के देता है कवर लेटर, ठीक है। अब ये भी बोनस टिप। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल गो टू ChatGPT, वहाँ पे अपना रेज्यूमे कॉपी एंड पेस्ट करें। अच्छा, इस स्टेज तक पहुँचने तक आपने अपना रेज्यूमे बिल्ड कर लिया होगा ना, रेज्यूमे तैयार है आप लोगों का। उसको कॉपी एंड पेस्ट करें ChatGPT में और उसको कहें बेस्ड ऑन द अबव रेज्यूमे could you please draft me a cover letter based on the best practices in Pakistan bearing या holding the keywords, आगे 6 keywords आप उसको बता दें कि जो इसमें यूटिलाइज हुए होने चाहिए, और मेरी जो रेलेवेंस है it should be for the post of assistant manager marketing, assistant manager business development, civil engineer, commercial manager, whatever the designation is, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक वेल ड्राफ्टेड कवर लेटर निकाल के दें। वो आपको बेहतरीन किस्म का कवर लेटर निकाल के देगा। अब आपने क्या करना है, उसको आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर ChatGPT ब्रैकेट छोड़ देता है, एंटर दिस हेयर, एंटर एग्जाम्पल्स हेयर। तो अगर आपने वो भी लिख के भेज दिया ना तो फिर समझे कि वो भी डिज़ास्टर है। सो उसको ह्यूमनाइज करना है, मेक श्योर यू ह्यूमनाइज इट, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम वगैरह लिख दें, वो सिग्नेचर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अपना मोबाइल नंबर भी आप उसके अंदर मेंशन कर दें। कुछ लोग जो टाइटल्स होते हैं ना, जो ऊपर टाइटल कवर लेटर के टाइटल्स होते हैं, वो रेज्यूमे वाले ही मेंशन कर देते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो मैं आपको जो फाइल जो दिखा, इधर तो नहीं शायद दिखा सकूँगा, मैडम को दे दूँगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, उसी में आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं अब आपको बताता हूँ, ये मेरा अब हमारी जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन है दैट इज़ ओवर, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा जाके तो दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से, किस किस्म की कमांड्स दे के और किस तरह से हम
अपने रेज्यूमे को बना सकते हैं नंबर 1, और अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करना भी एक आर्ट है। हम लोग, अच्छा लिंक्डइन कितने बच्चे यूज़ करते हैं? प्रोफाइल्स बनी हुई हैं इसका मतलब है, और बाकियों ने प्रोफाइल्स बनाई नहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को ज़रूर एक्टिव कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो रैंडम एप्लीकेशंस मत डालिए। whatever फील्ड यू आर वर्किंग विद, whatever फील्ड यू आर स्टडिंग इन, उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लाहौर में काम कर रही हैं। ये भी चैट जीपीटी निकाल देगा आपको, ठीक है। चैट जीपीटी आपको ये निकाल देगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, 10 की लिस्ट है, 15 की लिस्ट है, 20 की लिस्ट है। वहाँ पे आप उसको पूछे कि क्या उसने कोई जॉब्स एडवर्टाइज़ की हुई हैं या नहीं की हुई इन ऑर्गेनाइजेशंस ने या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस ने। उन पे आप जाएं और उनके आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो पोजीशंस अप्लाई की हुई हैं, उसको आपने कॉपी करना है और उसको आपने अपने रेज्यूमे के साथ मैप करना है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं तो मुझे बताएं, देन फिर हम 5 मिनट्स लेंगे। उस पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि हमने चैट जीपीटी को किस टाइप की कमांड्स देनी है, और देन वी विल कंक्लूड द सेशन। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें इस वक्त। यूज़फुल था? हाँ हाँ, अच्छा देखें, जो रेज्यूमे है ना, वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, अब लिंक्डइन जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाई हुई, अगर वो रेज्यूमे पहले बना लेते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है कि उन्होंने पिक एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट करनी है चीज़ें। तो आप एक जगह से चीज़ उठाएं और दूसरी जगह पे आप लोग पेस्ट कर दें। सो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है, नंबर 1, और ऑप्टिमाइज़ भी हो सकता है। अब जब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो जो इससे पहला सेशन जो था ना, वो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर था, क्योंकि अब रिक्रूटर्स जो है ना, जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, रिक्रूटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, और रिक्रूटर रॉन्ग सिलेक्शन और रॉन्ग रिजेक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन क्या होती है, गलत बंदा हायर कर लिया, और रॉन्ग रिजेक्शन अच्छा बंदा छोड़ दिया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग गलत बंदे को हायर ना कर लें और अच्छे बंदे को रिजेक्ट ना कर दें। सो उसमें वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ रेज्यूमे, कवर लेटर और इंटरव्यू के साथ साथ वो इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि इस बंदे की जो सोशल प्रोफाइल्स हैं, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल हो गई, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, और वो कितनी प्रोफेशनल है। देखें, 16 साल एजुकेशन जब तक आपकी मुकम्मल हो रही है, उससे पहले तक तो आप दुखी शायरी वगैरह पोस्ट करें, फ़नी लतीफ़े वगैरह अपनी वॉल्स पे पोस्ट करें, या जो भी आपके दिल के हालात हैं वो आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट वंस यू स्टार्टेड टू अप्लाई टू डिफरेंट पोजीशंस, तो उस वक़्त आप एक प्रोफेशनल की हैसियत से आप आगे जा रहे हैं। तो उस वक़्त अगर किसी ने गूगल पे सर्च किया मौज़म अली और उसको आगे से भीगे दिसंबर की शायरियाँ नज़र आनी शुरू हो गई, या उसको आगे कुछ फ़नी इस तरह की चीज़ें जो कि नॉट दैट प्रोफेशनल, वो बंदा रिक्रूटमेंट हो सकता है उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया हो सकता है कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 70% हों, बट इस वीक प्रोफाइलिंग की वजह से मेरे पॉइंट्स में कमी आ सकती, या इसकी पॉसिबिलिटीज़ की गुंजाइश है। सो वाई टू डू सच थिंग्स कि जब आप प्रोफेशनल्स बनना चाह रहे हैं, एटलीस्ट लिंक्डइन प्रोफेशनल होना चाहिए। तो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करना, उसके लिए एक careerflow.ai एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड कर दें अपने सिस्टम में, और जब आप उसको डाउनलोड करेंगे और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन करेंगे तो एक छोटा सा सी राइट साइड पे बना हुआ नज़र आना शुरू होगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, और जब वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होगी तो उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी बेटा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लिंक्डइन जो है ना वो समंदर है। अब उसने आपको, जो आपने बात की बिल्कुल, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो हज़ारों स्किल्स होती हैं, 100 भी नहीं, हज़ारों के। आप स्क्रॉल में डालेंगे ना उसको, जो माउस कर्सर लेकर जाएंगे, तो हज़ारों के हिसाब से वो आना शुरू हो जाती है।
अब जो वो स्किल्स में से आपने सेलेक्ट क्या करनी है, अब उसका जो बेस्ट वे है वो आपका जो बेसिस है, बुनियाद है, वो रेज्यूमे है। तो जो आपने रेज्यूमे बिल्ड कर लिया होगा उसकी बेसिस के ऊपर you'll have to get to ChatGPT एंड आस्क के मुझे 9 स्किल्स या 10 स्किल्स या 15 स्किल्स निकाल दें, और देन यू विल यूज़ दो स्किल्स इन द लिंक्डइन सेक्शन। वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। देखिए एक बंदा, कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं। हार्ड स्किल्स जो हैं वो तो आप मेंशन कर देते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, बट सॉफ्ट में बहुत ज़्यादा मत करें। मतलब आप ये भी ना कहें कि मैं हकीम भी हूँ, मैं होम्योपैथिक भी का प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर भी हूँ, मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, बंदा कहते हैं इसके पास नहीं जाना, मार देगा। सो आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनीथिंग बिटवीन 9 to 10 इज़ अ सेफ नंबर। वो आप ChatGPT से भी ले सकते हैं, अपने रेज्यूमे को खुद से पढ़ के भी आप ले सकते हैं जब आपने एक अच्छा रेज्यूमे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग रेज्यूमे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम या तो किसी से बनवाते हैं या कोशिश करते हैं कि वह आधे घंटे में तैयार हो जाए और हम अप्लाई करना शुरू कर दें। जब आप बनाने बैठेंगे तब ये वर्ड्स आपको रिपीट होंगे, कानों में आएंगे कि मतलब आधे घंटे में बस बन जाए और हम अप्लाई करना शुरू कर दें और 3 दिन बाद मुझे कॉल आ जाए। इट टेक्स टाइम। सो व्हेन यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर और सेकंड लास्ट सेमेस्टर, अपने आप वाटर टेस्ट तो करना शुरू करें ना, अप्लाई तो करना शुरू करें कि अपनी डिग्री को ऑन गोइंग आप। एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, अच्छा वो याद आ गया बता देता हूँ, जो ऑन गोइंग पोजिशंस होती हैं ना उसमें बच्चे क्या कर देते हैं, अक्टूबर 2025 आगे डैश लगा देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं करंट लिख देते हैं, या प्रेजेंट लिख देते हैं, या उसके आगे लिख देते हैं कंटिन्यू लिख देते हैं। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये नहीं करनी है आपने। ये वर्क एक्सपीरियंस में भी ये आएगी कि कुछ नौकरियां आप करंटली कर रहे हैं तो उसके आगे लिखते हैं अक्टूबर 2025 डैश टू डेट। टू डेट का मतलब कि ये कॉन्टिन्यूड है, आज तक है। या अगर कोई डिग्री है, जैसे आप अभी फॉर एग्जांपल अभी डिग्री कर रहे हैं, तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे कि 2024 से लेके कॉन्टिन्यू या करंट, या बुरा सा वर्ड आप लिख देते हैं, उसमें आप कंप्लीशन ईयर लिख देते हैं। जैसे 2024 से 2026, 2024 से 2028, तो इसका टेक्निकली मतलब यही लिया जाएगा कि ये बच्चा अभी जो भी कर रहा है ये ऑन गोइंग डिग्री में ही है और अभी करंटली स्टूडेंट है। कोई और क्वेश्चन? जी बेटा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप लेट आए हो थोड़ा सा, फिर शुरू से हो सोए हुए थे? मैं बता नहीं कोई मजाक की बात। ये देखो, यहाँ मैंने बोला था कि जो आपका जो सिंटेक्स था ना, सिंटेक्स ऑफ द रेज्यूमे में अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस में आपको इसको मेंशन करना है। तो इट कुड बी वन ऑफ द अवार्ड्स दैट यू माइट हैव रिसीव्ड, रिकग्निशन और सर्टिफिकेशन शुड बी मेंशन्ड। ये बहुत ज़रूरी है। देखो अभी आप लोगों के पास मटेरियल कम होगा। देखो ये तो आप हो ना, आपने बहुत काम किया जीसी में, या जीसी इन्वॉल्व करता है लोगों को काम करने में, तो बट बाकियों के पास शायद ये चीज़ नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे याद पड़ता है मैं कभी भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। आई एडमिट दिस, ये मेरा एक समझ लो कि एक ड्रॉबैक था, एक मेरी डार्क साइड थी मेरे करियर की। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, बट सूनर और लेटर आई रियलाइज्ड। और इस वक्त अब मेरा जो काम है वो क्या है, मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट करता हूँ, बट अ लॉट ऑफ वर्क आई हैव डन फॉर फ्लड अफेक्टीज एज वेल। उनके लिए भी मैं पहुंचा हुआ था। वहाँ से मुझे कौन नोटिस कर रहे थे? यूनाइटेड नेशंस वाले नोटिस कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस वालों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हो ना, आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से विलेजेस हैं जहाँ पे एक तो फ्लड अफेक्टेड थे, साथ ही वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, हम उनके लिए इनफॉर्मल स्कूल्स बना देते हैं। सो मेरा काम तो नहीं था ना, बट सिंस आई हैव हाईलाइटेड इट ऑन द सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, सो दे हैव अप्रोच्ड मी और उन्होंने कहा आप ये वाला काम हमारे लिए करें। सो इट्स ऑलवेज, जो आपने प्रोफेशनल काम किया, ऑलवेज मेंशन इन योर रेज्यूमे। जी और कोई सवाल पूछ ले, फिर मैंने काबू नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। सॉरी जी बेटा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सर
मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, पर मैं 2 जॉब्स करती हूँ, एज अ कंटेंट राइटर और एज अ वेब डेवलपर। Excellent. मेरी मेन फील्ड है वो वेब डेवलपर है, मगर जो मैं पार्ट टाइम जॉब सेकंड जॉब करती हूँ एज ए वो वेब डेवलपमेंट पे है, और जो मेरी सॉफ्ट स्किल है कंटेंट राइटर, उसमें मैं 9 to 6 जॉब करती हूँ। आपकी डिग्री क्या है? कंप्यूटर साइंस। एक्सेलेंट। अच्छा, आपने वो एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी। अच्छा, पहले तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि माशाल्लाह शी इज़ वर्किंग फॉर 2 or 3 इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक टू गेन एक्सपीरियंस, नंबर 1 माशाल्लाह, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, ठीक है। सो आई विल गिव यू अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। आई थिंक वी ऑल शुड एनकरेज, नंबर 1, ठीक है। द क्वेश्चन रिमेंस कि हमें इन 3 में क्या करना है, ठीक है। आपके पास 3 एक्सपीरियंसेस या 2 एक्सपीरियंसेस है। तो फर्स्ट, आपकी जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री है उसमें ज़ाहिर बात है कोई स्पेशलिटी होती है। जो भी आप काम कर रहे हो ये पार्ट टाइम है, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई आप इन छोटे कामों के लिए नहीं करोगे, बड़े फील्ड के लिए करोगे। मेरी मेन फील्ड है जिसमें पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी मेजर बड़ी ब्रॉडर फील्ड को लेकर चले, क्योंकि कंटेंट राइटर 25,000 रुपये में मिल जाता है। जो वेब डेवलपमेंट में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी कम पैसों में मिल जाता है, बट आप यू विल बी वर्किंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रॉडर अम्ब्रेला को करके, अगर आपने वेब डेवलपमेंट को उठाना है तो आप वेब डेवलपमेंट को अपनी मेजर फील्ड जो है वो आप रखिएगा। एनी अदर? नहीं, लोगो एंड लिंक्स नो। सामने अगर मैं अपना सीवी दिखाऊं तो वो सामने आ रहा टेक्स्ट ही नजर आ रहा होता है। जैसे मैंने अपना फोन नंबर लिखा है, तो जैसे मैं अपने फोन नंबर पे क्लिक करूंगा तो वो ऐसा व्हाट्सएप खुल जाएगा, मतलब मैसेज चल जाएगा। बैक एंड तो वो क्लिक लगा होता है, नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर एक लिंक आप दे सकते हो, ओनली वन, दैट कुड बी योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ओनली इफ इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड, ओनली इफ इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। अगर ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है ना, आप कहेंगे ऑप्टिमाइज क्या कर रहा है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने लिंक्डइन अगर यहाँ पे आप ओपन करेंगे ना, तो ठहरे मैं 1 मिनट, यहाँ पे मैडम लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। अकाउंट लगा देते हैं जी। ओह, क्या कर रहा है? मैं रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं अपना अकाउंट में आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। ओके फाइन। सो नज़र आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो टॉप के ऊपर जो सबसे पहले ऊपर जो एड्रेस बार में एड्रेस लिखा आ रहा है, इसके आगे जो नाम है ना सैयद मौज़म अली, अगर आप लोग अपना लिंक्डइन ओपन करेंगे, अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो इसके आगे एक लंबा सा नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना इट्सेल्फ या इसको यूआरएल को अपने नाम के हिसाब से टाइप करना इज़ कॉल्ड वन स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। आप इसको सॉरी नहीं, ये पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, ये पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इसको आप क्लिक करते हैं, वो आपको एक और पेज पे रीडायरेक्ट करता है और यहाँ पे आपका जो
एडिट योर कस्टम URL। तो ये वाला पहले जहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा ना, नाम के साथ लंबा सा नंबर होगा, क्योंकि उसको जब आप अपनी प्रोफाइल पे पेस्ट करेंगे ना, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप कोई लिंक पेस्ट कर सकते हो, तो लिंक्डइन प्रोफाइल में ये शॉर्ट आपका कस्टमाइज लिंक आ रहा होगा। वरना अगर आपने वो पूरा लंबा वाला लिंक पेस्ट किया होगा तो जो रिक्रूटर है उसके माइंड में यही आएगा या सिस्टम भी कहेगा कि दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड लिंक। सो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज़ वन स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। Another step of optimization is that you mention कि जी आप open to work हैं। थर्ड, आपने किस तरीके से अपने स्किल्स मेंशन करने हैं। फोर्थ, अ वेरीफाइड प्रोफाइल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज पॉइंट फॉर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। सो जब आप वो careerflow.ai एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, फ्रॉम दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब जो रेज्यूमे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हम थोड़ा सा डिविएट हो गए थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारी रेज्यूमे है, अब मैं आपको, आप मुझे कहेंगे कि सर जो करियर प्रोफाइल समरी थी आपने मुझे बताई थी, वो मैं कहाँ से उठाऊँ? ठीक है, अब आप उसको सबसे पहले, मैं आपको स्क्रैच से रेज्यूमे अगर बनाना बताऊं, सो हम क्या करते हैं कि हम अपने जैसे रेलेवेंट लोग ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मैं अपने यहाँ पे कनेक्शंस पे चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने की हुई थी वैसे, इधर डाउनलोड की थी शायद करियर फ्लो। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये मुझे इसकी नोटिफिकेशन आई थी करियर फ्लो की। ये देखें, जब मैं करियर फ्लो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँगा ना, तो ये सी बना नज़र आ रहा है किसी को? ये राइट साइड पे पर्पल कलर का सी है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे मेरा ना ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर बता देगा। अभी मेरी प्रोफाइल 88% ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से पहले ऑप्टिमाइज़ की थी। अभी तक 88% ऑप्टिमाइज है। उसके बाद मैं इसको 95 पे आराम से लेके जा सकता हूँ। और ये आपको कैसे बताएगी, अगर आप ये देखो कि इसमें प्रोफाइल फ़ोटो है, उसके नीचे बैनर है, उसके नीचे हेडलाइन है, उसके नीचे ओपन टू वर्क है, लोकेशन, कनेक्शन, ये सब के आगे जैसे जैसे ऑप्टिमाइज होते जाएंगे ना, तो वो आपके ग्रीन टिक्स आते जाएंगे। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल कि मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेडलाइन को ठीक करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएगा हेडलाइन कहाँ पे है। तो मैं उसको कहूँगा मुझे गो टू सेक्शन पे लेके जाओ। नज़र आ रहा है मेरा माउस कर्सर, नज़र आ रहा है ना? तो मैं उसको कहूँगा मुझे गो टू सेक्शन में लेके जाओ, तो मुझे बताएगा कि कहाँ पे होती है और कैसे एडिट होगी। तो उसने कहा ये यहाँ पे होती है, यहाँ से एडिट होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ अपनी हेडलाइन को। ये देखें, ये मेरी हेडलाइन लिखी हुई है। अब मैं आपको हेडलाइन को ऑप्टिमाइज वो कभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। सो पॉइंट इज़ कि अगर आप लोग वाइस वर्सा हैं, अगर आप रेज्यूमे बिल्ड कर लेते हैं तो सीवी के लिए आपके पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप लिंक्डइन के ऊपर यहाँ पे ला के अपनी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो मेरी करियर प्रोफाइल समरी है ही नहीं, तो मैं किस तरह से अपनी करियर प्रोफाइल समरी जो है वो स्क्रैच से बिल्ड करूँ। सो हम लोग उसमें स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, हम लोग चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, या जो भी आप लोगों को पसंद है। अगर आपको ग्रॉक पसंद है, अगर आपको परप्लेक्सिटी पसंद है, अगर आपको कोई भी एआई पसंद है, आप उसको वहाँ पे चले जाएं और आप उसको ना अब आपने कमांड्स देनी है। द बेटर यू कम्युनिकेट विद चैट जीपीटी, द बेटर, द मोर it would become easier for ChatGPT to give you excellent result। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि आई एम मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट एंड आई एम प्लानिंग टू ड्राफ्ट अ करियर प्रोफाइल समरी फॉर माई resume, कैन यू draft of 4 to 5 lines of my career profile summary highlighting my education, which is masters of mathematics। ये मैं just एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, masters of mathematics with expertise in classroom management and my core topics, जो भी आप लिख सकते हैं, algebra या whatever। Also you may add best practices
as per ATS requirement of a 2 years experienced graduate। ठीक है, अच्छा ये मैंने हवा से एक स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, मतलब मैंने एक रैंडम स्टेटमेंट, इंतहाई रैंडम स्टेटमेंट बनाई है। अब उसने मुझे एक करियर प्रोफाइल समरी बना के दी है, ठीक है। अब उसने मुझे क्या कहा है, रिजल्ट ड्रिवन मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि MSc है मैथमेटिक्स में विद ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड क्लासरूम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस इन अलजेब्रा, mathematical modeling and problem solving technique with a strong ability to simplify complex concepts for diverse। ये इसने एक पैराग्राफ निकाल दिया। अब आपने अगली कमांड देनी है कि मुझे तो ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें मेरे ये स्किल्स नहीं हैं और ये कोर हाइलाइट्स नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि इसको आप फर्दर इम्प्रूव कर दें। अब जब आप वो करेंगे वो आपको एक और रिजल्ट्स ला के देगा, नाराज़ नहीं होगा, फिर वो एक और रिज़ल्ट निकाल के देगा आपको, ठीक है। और जब आपको लगे कि ये एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच गया है, देन यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट इन योर रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। गेटिंग द पॉइंट? सेम गोज फॉर कि अब आपने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने चेक करना है कि आपके जो रेज्यूमे है उसमें आपने बुलेट पॉइंट्स को किस तरह से ड्राफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल, सो आप उसको मेंशन ये कर सकते हैं कि पहले आप उसको इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, ड्यूरेशन लिखते हैं और उसमें आप नीचे बताते हैं कि आई हैव मैनेज्ड अकाउंट्स, आई हैव मैनेज्ड मार्केटिंग कैंपेन्स, आई हैव मैनेज्ड ऑपरेशंस, आई हैव मैनेज्ड जो आपने काम किया है। कैन यू ड्राफ्ट मी, अब कमांड क्या होनी चाहिए, कैन यू ड्राफ्ट मी बुलेट पॉइंट्स फॉर द रेज्यूमे with an impact factor and should be ATS compliant based on the skill as advertised in this position। और वो एडवर्टीजमेंट की आपने बुलेट पॉइंट्स को कॉपी एंड पेस्ट इधर आपने करने हैं। अब क्या किया मैंने, पहले अपने करंट वर्क एक्सपीरियंस वाले जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको लिख दिया। उस लिखने के बाद मैंने उसको कहा कि इसको ड्राफ्ट करके दो रेज्यूमे के बुलेट पॉइंट्स के तरह से, जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर भी आ रहा हो, जो कि ATS कंप्लायंट भी हो उन कीवर्ड्स के साथ जो मैं अभी नीचे पेस्ट करने जा रहा हूं, जो जॉब एडवर्टाइजमेंट से आपको रिसीव हुए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, वो उस तरह के जो रेज्यूमे जो आपको एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ मैपिंग हो जाएगी। अच्छा, ये है स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप। बड़ा स्टेप क्या होगा, जब आप अपना रेज्यूमे बिल्ड कर लेंगे। अब जो कस्टमाइज वाली बात मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से करनी है, वो आप किस तरह से करेंगे कि आप अपना पूरा रेज्यूमे पेस्ट करेंगे चैट GPT में और उसको आप कमांड देंगे कि ये रेज्यूमे है मेरा, और उसके नीचे आप पेस्ट करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ठीक है। उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली इसके जो हाई फ्रीक्वेंसी और जो मेन कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से मुझे कंपैटिबल करके मेरे रेज्यूमे में डाल के दो। बट डोंट चेंज द सिंटैक्स ऑफ द रेज्यूमे। कंप्यूटर साइंस के बच्चे सिंटैक्स समझते हैं ना, कि जो उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है ना, जो मैंने जिस तरीके से टेक्स्ट लिखा था, बनाया हुआ था, वो सारा उसको चेंज मत करें। और जब आप उसको एंटर दबाएंगे तो आपके पास एक कंपैटिबल, और वो हाईलाइट भी करके देता है, ठीक है। और एक चीज़ और ज़हन में मेरे आ रही थी कि जो रेज्यूमे होता है उसमें हेडिंग्स नहीं होती, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वर्क एक्सपीरियंस के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसमें हेडिंग्स नहीं होती। ये याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग लिख देते हैं कि जी मार्केट एनालिसिस, हेडिंग डाल दी और उसके बाद लिख दिया कि कंडक्टेड मार्केट एनालिसिस फॉर 16 मार्केट्स, आई वाज मैनेजिंग द, सो आई वगैरह टाइप यूज़ नहीं होते, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, इट्स ऑल प्रोफेशनल, ठीक है। सो यहाँ से आपने चैट GPT से अपने रेज्यूमे को बिल्ड करवाना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, क्योंकि 3 चीज़ों की बेसिस के, 4 चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप ATS का स्कोर आपको मिलता है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। आपके नाम के नीचे जो नीश होती है, जो आपकी फील्ड स्पेशलिटी है, जैसे वेब डेवलपमेंट बहन ने जिक्र किया था, फिर आपकी जो करियर प्रोफाइल समरी होती है उसके कीवर्ड्स, आपके कोर स्किल्स, और फाइनली आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ से आपका ATS स्कोर बिल्ड होता है। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन और जो लास्ट वर्क एक्सपीरियंस होता है वो डिफाइन करता है कि क्वालिफिकेशन आपकी किस तरह की है, कि जो लास्ट रोल होता है ना, लास्ट रोल
और आपकी जो क्वालिफिकेशन, मतलब मैंने रिक्वायरमेंट की हुई है, ऑल्दो आपने काम जैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, लेकिन अगर इनकी डिग्री का टाइटल ही वो नहीं है जो ATS वालों ने लिख के दिया हुआ कि ये मास्टर्स या MS या BS इन कंप्यूटर साइंस, या अगर MS मांगा हुआ और इनकी BS हुई तो ATS उसके ऊपर इनकी CV को शॉर्टलिस्ट शायद नहीं करेगा। द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन, द टफ और द टफर क्राइटेरिया दे सेलेक्ट फॉर द ATS कंप्लाइंट रेज्यूमे। ठीक है, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ आइए कि आप लोगों ने किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है, कवर लेटर को भी। अच्छा, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि CV पेस्ट कर दिया और उसके बाद आपने उसको कहा कि मुझे इस CV की बेसिस के ऊपर ATS कंप्लाइंट इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट कवर लेटर ड्राफ्ट कर दो। ज़िंदगी आसान है, उसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज करें, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा क्वालिटी का होगा कंपेयर टू द वन कि आप बैठ के सोच के रैंडमली ख्यालात को लेकर आ रहे हैं। अब आपको कम से कम सिंटेक्स का तो पता है ना कि एक अच्छे रेज्यूमे का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से वो एंड होता है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब्बू का नाम, CNIC नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। तो हमने वेस्टेज निकाल दिया और हम लोगों ने वही इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ की जो कि एग्जिस्टिंगली हमारी एकेडमिक और हमारी प्रोफेशनल हेल्थ से मैच कर रही है, मेल खा रही है। एनी क्वेश्चन सो फार? फाइन। सो अभी इस 2 मिनट मज़ीद लूँगा कि इट्स नॉट द बिगनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझते हैं ना कि अगर ये हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो गई और हमारी लिंक्डइन की और हमारी जो रेज्यूमे है वो अगर हमारा बन गया तो इसका मतलब है कि फिर रेड कारपेट और कंपनी का CEO हमें बाहर रिसीव करेगा। अभी भी बहुत कुछ है जो कि आप लोग इट्स येट टू बी लर्न। उसमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आप लोगों का, वो आप सर्च कर सकते हैं, या अगर नेक्स्ट में मेरे साथ आप लोगों का सेशन अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें इंटरव्यूइंग स्किल्स इज़ द नेक्स्ट थिंग। सो इंटरव्यूइंग स्किल्स में मैं जस्ट एन एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी सर किस लैंग्वेज में इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए। अभी किसी ने दिया आज तक कोई इंटरव्यू? दिया होगा, यस। सो सर किस लैंग्वेज में इंटरव्यू स्टार्ट किया जाए? तो जिस लैंग्वेज में अगला बंदा बोल रहा है आपको उसी तरह से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू के सवाल को आंसर करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू आंसर एन इंटरव्यू क्वेश्चन। रैंडमली आप आंसर नहीं कर सकते। जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनको पता होता है कि मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है, कुछ लोग होते हैं इम्पल्सिव होकर जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं सिखाता हूं तो मैं बताता हूं कि यू हैव टू वेट फॉर 4 सेकेंड्स जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं उसके ख़त्म होने के साथ ही नहीं जवाब शुरू कर दूंगा। व्हाट आई विल डू इज़ एंड देन आई विल स्टार्ट माई आंसर, because they want leaders, they want somebody who is different and who is well prepared। किस तरह का जवाब देना है? 1 भाई 4 बहनें हैं, वालदा जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, वाले साहब ये करते हैं वगैरह वगैरह, ये उसको नहीं पूछना। तो इट हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर्ड आंसर कि आपने को अगर आपसे पूछा गया ना कि आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दें, तो देयर इज़ अ सेट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, तभी यू विल बी एबल टू लैंड इन। फिर उसके बाद सैलरी निगोशिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वो आपसे कहते हैं कि जी आपसे वैसे तो इंग्लिश बोली नहीं जा रही, या वैसे आप टूटे फूटे जवाब दे रहे हैं, वैसे आप अपनी इंपॉर्टेंस या अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, बट जब वो आपसे सैलरी का पूछते तो आप कहते हैं जी 4 लाख सैलरी लूँगा। सो देर इज़ अ वे ऑफ निगोशिएटिंग द सैलरी कि आपने सैलरी को किस तरह से निगोशिएट करना है। यूजली नंबर्स नहीं बोलते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जी आप कितनी जी वो फलाम मेरा दोस्त था उसको 50,000 मिल रही है तो मैं भी 50 में कर लूँगा काम। सो देर आर पावर स्टेटमेंट्स दैट यू पास वाइल बिहेविंग इन एन इंटरव्यू। ठीक है, सो फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी डिफरेंट एटिकेट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कितनी, इवन हैंडशेक आपने किस तरह से करना है। एक बहुत बड़ी हैंडशेक में मिस्टेक होती है जो लोग अक्सर डायरेक्टर्स या रिक्रूटमेंट मैनेजर्स के साथ करते हैं कि जब वो अक्सर आपने देखा होगा दोनों हाथ से भी सलाम करते हैं, आपने नोट किया होगा ना। अक्सर आप लोगों में से भी दोस्त दोनों हाथों से सलाम करते होंगे, बहुत सबमिसिव सलाम बोलते हैं। या आपने कुछ नोट किया होगा कि एक दफ़ा सलाम करते हैं और साथ कंधे पे भी हाथ रख देते हैं। सो सलाम करते वक्त कंधे पे हाथ रखना इज़ डिसरिस्पेक्ट, बीइंग अ जूनियर, बीइंग अ फ्रेशर। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट आई यूजुअली टीच पीपल कि जब वो मार्केट में निकलें तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर रेज्यूमे, starting from their LinkedIn profile, interviewing skills, body language,
डाइनिंग एटिकेट्स, हाउ टू स्पेंड फर्स्ट ईयर इन द मार्केट, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपनी प्रमोशंस क्लेम करनी है, किस तरह से अपनी वर्क लिस्ट, टू डू एंड टू बी लिस्ट बनानी है, सो दैट यू एक्सेल इन योर करियर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। सो विद दैट आई कंक्लूड। आई होप आप लोगों को बोर नहीं मैंने किया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा आप लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी मैडम। सर एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब यूजुअली जब आती है ना तो उनके साथ कुछ का तो पब्लिक सर्विस कमीशन जी, जी, जी। बच्चे भी फ्रेश हो गए, सॉरी कंप्लीट होने के बाद डिग्री कंप्लीशन के बाद ये तीन चीज़ों में अप्लाई करें पब्लिक सर्विस कमीशन में या डिफरेंट जॉब। जी, जी। वो तो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जॉब्स ऐसी होती है जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गई, उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने ये फॉर्म डाउनलोड करें, उसे फिल करें और साथ CV लगाएं और फिर सेंड करें डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसका क्या चेकिंग का प्रोसीजर होता है, उसकी किस तरह से रेटिंग होती है, वो किस तरह से अच्छा, उसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी रेलेवेंट टू द फील्ड। अच्छा, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं आपको इनसाइड स्टोरी और इनसाइड जो चीज़ें वो भी बताता हूँ। हर पोजीशन के लिए एक उसका सेट ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया निकलता है। अब वो जॉब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यूजुअली लोग ना ज़हमत नहीं करते वेबसाइट के ऊपर, या जो इसकी एडवर्टीजमेंट पोजीशन होती है ना वहाँ पे जाके पढ़ते नहीं हैं। तो आपने वो ढूंढ के उसको कॉपी करना है सबसे पहले, उसकी मैचिंग होती है, मैपिंग होती है, और इनके पास भी अब एबेकस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ना, अब वो PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या एबेकस वालों को देते हैं। वो आप लोगों को रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके देते हैं, और वहाँ से आपने जो बेसलाइन है ना, जो उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स को आपने कॉपी करके उसको आप लोगों ने अपने CV के हिसाब से और अपने वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस अप्लाई, अब देखें एक पोजीशन है उसके लिए 7 ईयर्स या 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। वहाँ पे 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे 12 के बाद 15 ईयर्स वाले को चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है कि वही काम मैच हो रहे हों जो इधर किसी ने किए थे और वही काम जो आप कर रहे हैं और जो एडवर्टाइज हुए हैं, तो उसके साथ मैपिंग होगी तब आपको मिलती है। अच्छा, इसमें वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ पे रेफरेंसेस भी चलते हैं। अच्छा, जो PMS है ना, PMS या CSS या PAS होता है, इसमें रेफरेंसेस यूजुअली नहीं चलते, क्योंकि उसमें 4 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट यू क्लियर अ बेसिक एग्ज़ाम, जिसकी बेसिस के ऊपर होता है कि आप अपीयर हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, पहला एग्ज़ाम, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद तीसरा आपका पैनल इंटरव्यू होता है। सो इसमें इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है। तो सरकार में यहाँ पे जो होता है वो मुश्किल होती है, अप्रोच लड़ाना, अप्रोच भी बहुत बड़ी अगर हो तो फिर लड़ती है, वरना नहीं। अदरवाइज़ जो ये छोटी पोजीशन, वहाँ पे अप्रोच भी काम करती है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप, बट द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू, इट्स नॉट कि आपने गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था, मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से स्टार्ट किया, फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में घुस गया, फिर मैं लम्स चला गया, फिर मैं UMT चला गया, फिर मैंने इंटरनेशनल एक लिबनान की बैरूत की चेन है उनके साथ काम किया। सो एवरी टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैंने सरकारी नौकरी करनी, मैंने ये करना था कि मेरी अपनी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। मैं डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ कम्पीट कर सकूँ, मैं उन जैसा लग सकूँ। क्योंकि जब मेरे माइंड में ये था कि मैं कर ही नहीं सकता, तो वो फिक्स माइंड सेट था। जब मैंने सोचा कि आई कैन अचीव, मैं फिर कंपनीज शॉर्टलिस्ट करता था कि मैंने किस तो जब करियर के स्टार्ट में होते हो आप लोग, तो आप क्या करते हो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटा डेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर जैसे जैसे करियर में आगे जाते जाते हो तो आपको क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी छोटी भी हो जाए, डेजिग्नेशन सीनियर मिलना शुरू हो जाता है आपको। फिर एक टाइम आता है जब आप ये दोनों चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं ना, दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर एक टाइम आता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी और डेजिग्नेशन भी बड़ा। सो दैट्स हाउ योर करियर ट्रेजेक्ट्री शुड गो। और अगर आप ये पहले 10 साल में या पहले 8 साल में अगर आप, या 7 ईयर्स में अगर आप ये चीज़ अचीव कर लेते हो, क्योंकि पहले 2-3 साल में आप छलांगे मार सकते हो। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आपको पसंद नहीं आई, आप साल 6 महीने में 10 महीने में उसको छोड़ के आप रेलेवेंट उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन में जंप कर जाते हो। बट जब आप कम से कम अपने 3 से 4 साल में 2 से 3 स्विच कर लेते हो, उससे इम्प्रूव बेनिफिट क्या होता है? पैसे अच्छे हो जाते हैं, CV में आपके वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, और देन फिर रुक के कुछ देर काम करें ताकि वहाँ पे प्रमोशंस एंजॉय करें, आप लोग अपनी ग्रोथ को एंजॉय करें, और फिर एक बड़ी अच्छी, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। और इंटरनेशनल मार्केट को आप कभी भी इग्नोर मत करें। कोशिश ये करें कि दिस इज़ द राइट टाइम वे यू कैन गो टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के मुल्क में अप्लाई इसी एल्गोरिदम पे होता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो पाकिस्तान में कितने
पाकिस्तान में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसका एम्प्लॉय टर्नओवर 500 एम्प्लॉय से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये महंगा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सस्ता नहीं होता कि मतलब अगर 10 एम्प्लॉयज़ की या 20 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है वो सिस्टम कर रहे हो, तो जो अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई वो ये ATS सिस्टम को ही कंप्लाई करती हैं मैडम। सर ये इंटरनेशनल लेवल पे ये CV एक्सेप्ट होती है? ये इंटरनेशनल लेवल से मैंने निकाल के दिया है। यूरोपास CV यूरोपास CV में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूरोपास CV जो है ना वो उसके हेड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे ना तो यूरोपास CV के ऑलमोस्ट हेड्स यही होते हैं। नॉट बस उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने उसमें बताना होता है कि आपकी जो वीज़ा की वो कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, या आपको अलाउड भी है काम करना है या नहीं करना है, और उसमें आपको अपनी पासपोर्ट की डिटेल और नेचर ऑफ वो आपको बताना पड़ता है। बाकी जो सिंटैक्स है वो मोर और लेस सेम होता है, लेंथ थोड़ी कम करनी पड़ती है हमें। सो यूरोपास CV कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, और ये कंट्री टू कंट्री जो मैंने आपको बताया ये सेफेस्ट आपके पास अप्रोच है, ये हर कंट्री में चलती है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सब जगह पे ये जो रेज्यूमे है ये एक्सेप्टेबल है, गारंटीड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उसको आप करें। अगर तो यूरोप में अप्लाई करना है तो अच्छा, यूरोप में अप्लाई करने का जो बेस्ट वे होता है, अगर आप लोगों ने बाहर मूव करना ही है फॉर एग्जांपल, तो एक तो जॉब सीकर वीज़ा भी होता है, आप विजिट वीज़ा पे भी जाके पहले लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों के साथ टाई अप करते हैं चीज़ों को। लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी बिल्ड करते हैं कि आपने फ़लाँ वक्त में 2 महीने के लिए दुबई जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ पे अपनी लाइन सेट करते हैं आप, और उसके बाद फिर आप जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस कराते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि एग्ज़िट लेना पड़ता है आपको विज़िट के ऊपर। एग्ज़िट के बाद देन यू गो बैक एंड स्टार्ट वर्किंग देयर। टेक्निकल फील्ड्स की, क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि जी हमें कह के गया था कि बाहर नौकरी मिल जाती है, तो मुझे तो नहीं मिल रही। बाहर नौकरी कब मिलती है? जब उनको लोकल उस तरह का बंदा अवेलेबल नहीं हो रहा होता। जैसे कि जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं ना, तो अगर उनको वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनको वहाँ पे वो बंदा नहीं मिल रहा, बट वो पाकिस्तान से सस्ता मिल रहा है सेम कैपेबिलिटीज़ वाला, देन दे एक्सेप्ट द रेज्यूमे, और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनको करना। तो ये कैसे आप अचीव कर सकते हो? ये सर्टिफिकेशन से, जो आपकी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होती है, स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो ये अचीव कर सकते हो कि आप वहाँ पे स्टैंड आउट कर सको। सो इसको भी ज़रूर आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट भरी पड़ी है, नौकरियां उनके पास बहुत नौकरियां हैं, बट उनके पास कैंडिडेट्स अच्छे उनको नहीं मिल रहे। सो अगर आप अपनी एक नीश पिक करते हैं, एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक एन इंटरनेशनल जॉब। आपने बताया यूडेमी और coursera जी पेड है? फ्री हैं, ये तो कह रहा हूँ फ्री हैं, इसीलिए तो रात को बैठो आराम से 1-1.5 घंटे में कोर्स आप ख़त्म कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको। यस, यूडेमी एंड coursera। यूडेमी पे काफ़ी सारे कोर्सेज पेड ही होते हैं। कहाँ पे? यूडेमी पे। आप coursera देख रहे हैं? coursera आप फ्री सर्च करें। सर फ्री मिल तो जाती है, मगर उसका प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि इंसान थक जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइसेंस भी मिलता है उनकी ओरिजिनल। जी मैं आपको ये देखें, मैंने ये क्योंकि मैंने खुद किए हुए हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने फ्री वाले उठाए थे। देखिए एक टाइम आता है, आप पहले अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद फिर आप पेड। देखें देयर इज़ नो हार्म कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन अगर $400 दे के करने में कोई हर्ज नहीं, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। बट टू स्टार्ट विद कम्युनिकेशन के कोर्सेज फ्री हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा, गारंटीड। अगर कहेंगे तो मैं मैडम के साथ भी शेयर कर दूंगा। आप अगर इनका बच्चों का कोई ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, आई विल शेयर इट विद। यस, तो वो ये है कि इट्स देयर, आप सीखने वाले बनो। coursera और यूडेमी 2 बहुत अच्छी है। लेक्टारा भी है, लेकिन वो लेक्टारा के ऊपर ना वो उस तरह की क्वालिटी और उसकी रिकग्निशन अभी उतनी नहीं है जितनी इन दोनों की है। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। सो मैडम थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।